यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर बात किया है और पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक्चुअल मीनिंग क्या था इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात किया है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से एक तरीके से कोरिलेट किया था, या फिर कहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात किया था। तो हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या एक तरीके से नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। हम लोगों ने ये भी देखा था भाई कि अगर आपके पास कोई भी फील्ड है, अभी जैसे अर्थ का एग्जांपल लेते हैं तो अर्थ के पास अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है ना। तो अगर यहाँ पे कोई बॉडी रखा हुआ है, मान लेते हैं ये अर्थ के सरफेस से 10 मीटर के हाइट पे रखा हुआ है, तो सीधी सी बात है इस बॉडी के ऊपर क्या होगा, एक नीचे यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लेकिन ये फोर्स कौन लगा रहा है भाई बताइए? ये फोर्स लगा रहा है अर्थ के चलते जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो, यानी फील्ड जो है इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। क्लियर हो गया? और इस फोर्स के चलते यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट होगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स जहाँ पे भी होता है इसका मतलब क्या हुआ, आपका यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। और ये वर्क डन हो रहा है इसका मतलब क्या, ये हमेशा वर्क डन नेगेटिव में हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि इस बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क करके इसके पोटेंशियल एनर्जी को एक तरीके से डिक्रीज कर देगा, यानी जीरो कर देगा। क्लियर हुआ? तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कहीं पे भी कोई फील्ड होगा तो वो दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो हम लोग को यहाँ पे पता है भाई, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हैं, या फिर कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि मेरा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कहाँ बन रहा है, इन वाले रीजन में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अंदर वाला जो आपका ये पूरा रीजन है इसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं भाई, ठीक है, कॉपर का। जैसे अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा दूं थोड़ा सा, ओके, ये है कुछ इस तरीके का, ओके, ये है आपका कंडक्टर जिसको कॉपर से यहाँ पे दिखाया गया है। और ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा क्या है, एक तरीके से आपका डाइलेक्ट्रिक है। तो यहीं पे समझ लेते हैं। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, क्योंकि इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो पूरा प्लस 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 ऐसे आ जाएगा सरफेस पे, है ना। और ये वाला जो मेटालिक लीड शीट था इसके ऊपर नेगेटिव 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 था, ये आर्मर होता है भाई, ठीक है, अभी इसको भूल जाइए आप। तो ओवरऑल ये अपने आप में क्या हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है और ये वाला मेरा नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनेंगे, है ना। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में क्या रखा हुआ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में क्या रखा हुआ है, यहाँ पे तो मैंने समझाने के लिए बताया कि अर्थ है, यहाँ पे एक आदमी रखा हुआ है, ये बॉडी एज आदमी की तरह दिखाया मैंने। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, फिर डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया हुआ है, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में पूरा का पूरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक बैठा हुआ है एक तरीके से, फिर डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने फिल किया हुआ है। अब अगर आप इस डाइलेक्ट्रिक को जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर क्या दिखेगा आपको, बहुत सारे एटम्स दिखेंगे। और एटम्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं भाई, ये सब ऑलरेडी आपको पता होगा, है ना। तो इन एटम्स को भी अगर आप जूम करके देखेंगे तो इसमें आपको इस तरीके के ऑर्बिट देखने को मिलेगा। हर एक ऑर्बिट में क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अभी जस्ट बताया कि कोई भी फील्ड हो, फिर चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्या करता है, दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक तरीके से फोर्स लगाएगा। और अगर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आने की कोशिश करेगा, है ना। तो ओवरऑल इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भाई दो बॉन्डिंग है, एक तो ये अपने ही न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण क्या हो रहा है, एक इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी फोर्स लग रहा है वो सफिशिएंट है इसको एक तरीके से अपने ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से निकलेगा, ऑर्बिट से बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर हो भाई, एल्युमिनियम हो या फिर कॉपर हो या फिर सिल्वर हो, उसमें करंट किसके कारण फ्लो होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ में आया। तो अगर ऐसे ऐसे एटम्स, इसमें बिलियंस ट्रिलियंस होंगे, है ना, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और सब में से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो समझिए कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर तो आप कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक अब क्या है, एक तरीके से प्योर रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा आपका, ये एक तरीके से बन जाएगा कंडक्टर। क्लियर हुआ? और कंडक्टर बन गया इसका मतलब क्या,
कि जो करंट फ्लो हो रहा था इस कॉपर वाले रीजन में, इसको मैं दिखा देता हूं क्रॉस तरीके से। मींस इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था मेरा, ये अंदर की तरफ था भाई, अंदर की तरफ था। लेकिन अब क्योंकि आपका डाइलेक्ट्रिक पंचर हो चुका है, फिर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो चुका है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो अब क्या होगा, आपका जो करंट है ये लीक करना स्टार्ट कर देगा। लीक कैसे करेगा, इधर से जाने लगेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि इसका रेडियस है ना भाई, ये रेडियस मैंने d/2 बताया था बुक के साथ सिंक्रोनाइज होकर के, तो पूरा का पूरा करंट क्या होगा, इधर से ऐसे ऐसे लीक करने लगेगा। समझ में, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका करंट एक तरीके से फ्लो होना लगेगा। और हम लोग को पता है कि ये जो बाहर वाला मेटालिक लीड शीथ है ये जीरो पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। जीरो पोटेंशियल में ग्राउंडेड है एक तरीके से, तो पूरा का पूरा जो करंट है अब ये सीधे ना जा करके ऐसे ऐसे लीक करने लग गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। क्लियर हुआ। और ये पूरा पूरा करंट ग्राउंड में जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इस केबल के अंदर मेरा क्या हो गया, LG फॉल्ट आ चुका है, ठीक है। तो कैसे मेरा डाइलेक्ट्रिक एक तरीके से पंचर होता है या फिर कहीं कैसे ब्रेकडाउन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम लोग इस कंडक्टर के सरफेस की बात करें तो इस सरफेस के ऊपर हम लोग को मैक्सिमम स्ट्रेस देखने को मिल रहा था। मींस यहां पे अगर कोई भी एटम रखेंगे तो उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स देखने को मिलेगा। और वही ये जो आपका मेटालिक लीड शीट वाला सरफेस है, ये बाहर वाला जो सरफेस है, यहाँ पे आपका एक तरीके से मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिल रहा था, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस देखने को मिल रहा था, है ना। और इसी को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हिसाब से भी समझाया था या फिर डिराइव किया था या फिर समझने की कोशिश की। मान लेते हैं इन्फिनिटी पॉइंट है और यहाँ पे मेरा एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको उठा करके इस कंडक्टर के सरफेस पे रखने की कोशिश करूंगा, इस ए पॉइंट पे, मान लेते हैं पॉइंट मेरा ए है, तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे जैसे ही आप उठा के रखेंगे तो यहाँ पे इसको मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स देखने को मिलेगा। ये जो पॉजिटिव प्लेट है ना, ये पॉजिटिव प्लेट डायरेक्ट कर रहा है, ये इस टेस्ट चार्ज को, क्योंकि ये भी पॉजिटिव इसको बाहर तरफ रिपेल करेगा, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये बहुत ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स अगर बहुत ज्यादा लग रहा है इस पॉइंट पे, सरफेस पे, तो ओवरऑल आप कहेंगे कि इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये भी मैक्सिमम होगा। समझ में आया। और वही अगर आप सरफेस से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे आपका क्या एक तरीके से चार्ज को अगर आप रखेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो हर एक पॉइंट पे आपका जो फोर्स लगेगा वो पहले के मुकाबले कम लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे डाउन होते चला जा रहा है। और वही अगर आप इस लीड सरफेस की बात करें, बाहर वाले सरफेस की बात करें, तो यहाँ पे आपका जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो सबसे कम लगेगा। मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो सबसे कम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोगों ने डिफाइन किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था ये क्या था, एक तरीके से ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर था। ओके, तो इतना हम लोगों ने समझ रखा भाई। आज हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए लास्ट वाला जो सेशन हम लोगों ने यहाँ पे ख़त्म किया था, यहाँ पे आकर के हम लोगों ने ख़त्म किया था, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट कब होगा, ये मिनिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट कब होगा, ये, और दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो लिया था तो कैपिटल D बाय स्मॉल d आया था। क्लियर हो गया। और ये सब भाई डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछेगा, पावर सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पे पूरा एमसीक्यूज पूछा गया है। ओके, तो ये सब रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। तो बस फार्मूला को आप दिमाग में रखिएगा और कॉन्सेप्ट को एक बार दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, और या फिर कहिए अभी ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना भाई, ये पावर सिस्टम है एक तरीके से, समझिए आप। पावर सिस्टम में जब आप अंडरग्राउंड केबल पढ़ेंगे या फिर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे, ओके, उसमें यही सब चीज़ फिर से रिपीट करेगा। तो एक बार यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, हर एक चीज़ को मैं आराम से बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, तो पावर सिस्टम आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाए, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है। ओके, तो ओवरऑल आज का हम लोग का यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है भाई। ये है टॉपिक आपका मोस्ट इकोनॉमिकल कंडक्टर साइज इन अ केबल। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है भाई, इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो गया, जैसे आप कंडक्टर अगर बनाएंगे, कंडक्टर आप डिज़ाइन कर रहे हैं भाई, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 1 मीटर का जो कंडक्टर है वो 1000 रुपये का हो या फिर कहिए 500 रुपया पड़े, है ना। हम लोग को पैसा भी तो देखते हुए चलना है। हम लोग चाहेंगे कि मेरा जो कंडक्टर है फिर केबल है वो कम से कम पैसे में ही क्या हो जाए, एक तरीके से बन करके रेडी हो जाए। तो सबसे पहले समझिए कि आपका जो पैसा लगेगा वो कहाँ कहाँ लगेगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसमें हम लोग यूज करेंगे कॉपर, है ना। तो ओवरऑल इस कॉपर में पैसा किस चीज का लगेगा भाई। सबसे पहले देखिए, अगर आपने
इस कंडक्टर का डायमीटर बढ़ा दिया, तो अगर डायमीटर बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या, इसका वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ गया इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा वेट बढ़ते चला जाएगा इसका मतलब क्या, उतना ही आपको कॉपर यूज करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब क्या, आपका पैसा एक तरीके से बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो हम लोग को सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल पे, क्योंकि भाई वोल्टेज लेवल मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे देखिए समझिए, अगर मैं थोड़ा सा कैमरा डाउन करूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करता हूँ भाई, देखिए एक चीज़ दिखाना मेरे को, ये जो एक्सटेंशन बोर्ड का वायर आ रहा है ना, सबसे पहले समझिए लीकेज करंट क्या होता है। ये जो वायर आ रहा है, या फिर ट्यूबलाइट ही ले आता हूँ मैं, देखिए ये जो वायर है यहाँ पे, ओके, ये जो वायर है भाई, इस वायर के ऊपर देख रहा है, ये जो कोटिंग किया हुआ है जिसको हम यहाँ पे इंसुलेशन बोलेंगे, ये बहुत पतला चढ़ाया गया है ना, लेकिन थोड़ा सा ये हार्ड है अपने आप में। तो मेरे को एक चीज़ बताइए ना, इसके अंदर क्या होगा, कॉपर वाला कंडक्टर होगा, इसको अगर मैं छीलूंगा तो इसके अंदर आपको कॉपर दिखेगा, है ना। तो इस कॉपर के कंडक्टर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्लास्टिक का इंसुलेशन डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, तो इस इंसुलेशन के चलते भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा ना। तो अब समझिए, और एक चीज़ समझिए, यहाँ पे लीकेज क्या होता है भाई, जैसे मान लेते हैं ऊपर से इसका कहीं से कटिंग आ गया, ठीक है, इंसुलेशन उखड़ गया, तो बाय मिस्टेक अगर मैं ऐसे हाथ से टच करूंगा ना, तो हाथ से टच करते ही क्या हो जाएगा, पहले इसमें जब ये हेल्दी कंडीशन था तो पूरा का पूरा जो करंट था कहाँ जा रहा था, इस ट्यूबलाइट को ऑपरेट करने में जा रहा था। लेकिन अगर यहाँ से इसका इंसुलेशन ब्रेक कर गया, मीन्स कहीं से कट लग गया या फिर पंचर हो गया, और अगर मैंने ऐसे हाथ ऐसे पकड़ लिया, तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि अब करंट जो है मेरा लीक होने लग गया है, क्योंकि अब मेरे बॉडी से होकर के अब ये ग्राउंड में जा रहा है, समझ में, इसको बोलते हैं लीकेज करंट। तो ओवरऑल यहाँ पे आते हैं वापस से, देखिए देखिए भाई, तो सबसे पहला तो पैसा लगेगा, ये जो आपका कॉपर है इसका डायमीटर क्या रख रहे हैं इसमें। उसके बाद ये जो इंसुलेशन का थिकनेस डाल रखा है आपने, ये देख रहे हैं थिकनेस है आपका, तो अगर आप ज़्यादा थिकनेस बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है ज़्यादा पैसा लगेगा आपका, ओके। तो अभी हम लोग दो पैरामीटर के ऊपर पहले फोकस करेंगे भाई। देखिए मान लेते हैं जैसे अभी मैंने आपको ट्यूबलाइट का दिखाया, तो ये ट्यूबलाइट एक तरीके से 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है भाई, है ना। तो आप कहेंगे ना कि इस ट्यूबलाइट को अगर मेरे को एक तरीके से जलाना है या फिर यूज में लेना है, तो इसके लिए मेरा जो वोल्टेज होगा ये कांस्टेंट हो गया, 220 वोल्ट ही आपको एक तरीके से प्रोवाइड करना पड़ेगा इस वायर में। ये जो वायर मैंने आपको दिखाया नीचे वाला, समझ में आया। तो अगर आप कहीं पे भी कोई कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो वोल्टेज होगा, जो भी आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ये फिक्स हो जाएगा भाई। एक 11 के भी हो सकता है या फिर कहिए आपका 32 के भी हो सकता है, वोल्टेज आपका फिक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जिस लोड को चलाने के लिए एक तरीके से आप ये केबल यूज कर रहे हैं, फिर वायर यूज कर रहे हैं, उस लोड को भाई 11 के भी वोल्टेज चाहिए या फिर कहिए 32 के भी वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज आपको फिक्स करना पड़ेगा, वोल्टेज आपका फिक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए, जो भी आपने वोल्टेज फिक्स किया है, वोल्टेज अगर आपने फिक्स कर दिया तो सीधी सी बात है, आपको पता है जो इंसुलेशन होता है, ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है भाई, ये किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने वोल्टेज को फिक्स कर दिया तो ये वोल्टेज अगर आपका फिक्स हो गया तो इंसुलेशन का जो थिकनेस होगा वो भी एक तरीके से फिक्स हो जाएगा। थिकनेस कहने का मतलब क्या, ये वाला, ठीक है, ये थिकनेस आपका फिक्स हो जाएगा, समझ में आया। और थिकनेस को हम लोग यहाँ पे कैसे दिखाएंगे भाई, जैसे अगर मैं इसका दिखाऊं, इसका रेडियस क्या होगा, ये स्मॉल d/2 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा भाई, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक देखूं तो ये डायमीटर था, पूरा डायमीटर जो था कैपिटल D था, लेकिन इसका अगर रेडियस देखें तो क्या हो जाएगा, कैपिटल D/2, है ना। तो ओवरऑल समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस कंडक्टर को कहीं पे भी यूज करेंगे तो उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा उसको फिक्स करना पड़ेगा आपको, और वोल्टेज फिक्स हो गया तो इंसुलेशन का जो थिकनेस है ये भी आपका फिक्स हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं लो वोल्टेज है, तो अगर आप लो वोल्टेज पे ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है आपको इतना ही मोटा इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़े, इतना ही मोटा, है ना,
समझ में आया, क्योंकि वोल्टेज लेवल पे आपका इंसुलेशन डिसाइड किया जाता है। लेकिन वही अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा तो हो सकता है थोड़ा और मोटा यूज़ करना पड़े, समझ रहे बात को। तो वोल्टेज अगर आपका फिक्स हो गया तो इंसुलेशन का थिकनेस भी फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, आपका ये कंडक्टर का डायमीटर। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं भाई। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोलता है it has already been shown that the maximum stress in a cable occur at the surface of the conductor। ठीक है, कंडक्टर का जो सरफेस है वहां पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेस देखने को मिलता है, इस वाले रीजन की बात हो रही है। आगे बोलता है for safe working of the cable dielectric strength of the insulation should be more than the maximum stress। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा ही हम लोग क्या रखेंगे, अपने डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रखेंगे। ठीक है, यानी अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम वोल्टेज है यानी मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा भाई, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल दिया था 5 kV पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो इंसुलेशन यूज करेंगे उसका जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए कितना होना चाहिए, कम से कम तो 6 kV या फिर 7 kV पर सेंटीमीटर रखना पड़ेगा हम लोग को। क्योंकि मान लेते हैं जैसे फॉल्ट क्या होता है, पावर सिस्टम में फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट का मतलब होता है कि अचानक से करंट में चेंजिंग आना, है ना, करंट इंक्रीज हो गया फिर डिक्रीज हो गया, या फिर कहीं वोल्टेज में एक तरीके से इंक्रीज या फिर डिक्रीज आना। हम लोग के घर में कभी कभी होता है ना, जो आपका बल्ब है, जैसे पहले जनरेशन में 10 रुपये वाला हम लोग इनकैंडेसेंट लैम्प यूज करते थे, फिलामेंट वाला, तो अगर वोल्टेज ज्यादा एक तरीके से बढ़ा तो बल्ब क्या होता था, फ्यूज हो जाता था, है ना। तो वही चीज समझिए भाई कि पावर सिस्टम में जब आप इस केबल को यूज करेंगे तो अगर हल्का सा भी वोल्टेज फ्लक्चुएट किया, मान लेते हैं वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ गया, तो अगर यहाँ पे जो आपने डायलेक्ट्रिक यूज किया है ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो आ रहा है उसी रेटिंग का करेंगे तो क्या हो जाएगा, हल्का सा ही वोल्टेज बढ़ेगा तो ये पंचर हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका डायलेक्ट्रिक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका मैक्सिमम यहाँ पे स्ट्रेस है, ठीक है, उससे थोड़ा सा अधिक ही रखेंगे। वही लिखा है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेशन शुड बी मोर देन द मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को पता है रीराइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस का कल ही बताया था। मैक्सिमम स्ट्रेस कब होगा भाई, मैक्सिमम ये जी मैक्स कब होगा, जब ये मेरा जी मीन होगा यानी मिनिमम होगा। तो मिनिमम कब होगा, जब हम लोग एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, d/2 रखेंगे। तो एक्स का d/2 पुट किया तो 2 ऊपर चला गया। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन था मैक्सिमम स्ट्रेस को लेकर के। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ वर्किंग वोल्टेज। अभी बताया कि इस केबल को किसी भी काम के लिए अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए आपका वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। तो ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ वर्किंग वोल्टेज V, तो V मेरा फिक्स हो गया, एंड द इंटरनल डायमीटर, ठीक है, इंटरनल शीथ डायमीटर, क्योंकि भाई ये शीथ डायमीटर ही क्या डिसाइड करेगा कि इसके बीच में आपको कितना मोटा इंसुलेशन डालना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका जो मेटालिक शीथ है, ये इसका शीथ का डायमीटर मान लेते ये है ना, तो सीधी सी बात है कंडक्टर से ये गैपिंग बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, इसका मतलब कि आपको इतना मोटा इंसुलेशन डालना पड़ेगा। समझिए इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वही लिखा हुआ है कि अगर आप इसको कहीं पे भी ऑपरेट करेंगे इस केबल को, तो उसके लिए आपका जो वोल्टेज होगा और जो इंटरनल शीथ का जो डायमीटर होगा वो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि इंटरनल भाई इसके डायमीटर को अगर आप फिक्स कर दे रहे हैं तो ओवरऑल भाई यही डिसाइड कर रहा है ना कि कंडक्टर और इस डायमीटर के बीच में कितना स्पेस बच रहा है, ये वाला स्पेस, और इसी स्पेस में क्या करना है आपको, एक तरीके से डायलेक्ट्रिक फिल करना है। क्लियर हुआ। तो वही चीज बताई कि अगर आपने वोल्टेज को फिक्स कर दिया तो ओवरऑल दूसरे लैंग्वेज में कहिए कि आपका जो इंसुलेशन का थिकनेस होगा वो भी फिक्स हो जाएगा। और इंसुलेशन का थिकनेस फिक्स हो गया, इसका मतलब क्या, जो आपका यहाँ पे मेटालिक लीड शीथ है इसका भी डायमीटर फिक्स हो जाएगा। तो वही चीज है, घुमा फिरा के लिखा हुआ है। आगे बोलता है the value of working voltage V and internal sheath diameter D have to be kept fixed या फिर कहिए constant at a certain value due to design consideration। डिजाइन मतलब वही बताया कि भाई इसको अगर आप बना रहे हैं तो आपको ये डालना पड़ेगा ना, इंसुलेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। और दिस लीव्स कंडक्टर डायमीटर, जो कि स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने, टू बी द ओनली वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। यानी ये जो मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल स्ट्रेस है यहाँ पे भाई, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग अगर कोई भी कंडक्टर डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग यही चाहेंगे भाई कि इस कंडक्टर के इस वाले सरफेस पे, ठीक है, इस कंडक्टर के इस वाले सरफेस पे हम लोग का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस हो वो कम से कम आए, ताकि अगर स्ट्रेस कम से कम आएगा तो हम लोग जो डायलेक्ट्रिक यूज करेंगे यहाँ पे
उसका भी एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम से कम होगा, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम से कम होगा इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को डाइलेक्ट्रिक के लिए कम पैसा पे करना पड़ेगा, और कम पैसा पे कर रहे हैं इसका मतलब क्या, ये कंडक्टर मेरे लिए काफी इकोनॉमी हो जाएगा। समझ में आया बात को? ठीक है, तो ओवरऑल आप देख रहे हैं भाई कि इस सरफेस पे जो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, वो कैसे वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, ये फॉर्मूला है ना। तो वोल्टेज तो आपने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, जिस लोड को अगर आपको ऑपरेट करना उस हिसाब से, उस लोड के हिसाब से वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया तो सीधी सी बात है इसका जो थिकनेस होगा ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, मींस ये जो डायमीटर होगा इसका मेटालिक लीड शीट का, ये भी एक तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो वोल्टेज फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ इसमें वेरिएबल बचा ये डी। समझ में आया? ये वाला डी बोलिए, फिर ये वाला डी बोलिए, ये क्या है आपका, ये डायमीटर है आपके इस कॉपर वाले कंडक्टर का, ठीक है, ये है डायमीटर डी। तो ये बोल रहा है दिस लीव्स कंडक्टर डायमीटर डी टू बी ओनली वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन 1, ठीक है, ये मेरा एक्सप्रेशन 1। आगे बोलता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंडक्टर बनाना चाहते हैं जिसके सरफेस पे मिनिमम पोटेंशियल स्ट्रेस हो, मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस हो, यानी ये मेरा मिनिमम होना चाहिए, तभी तो भाई मैं कहूंगा मेरा इकोनॉमिकल कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है, ये मेरा मिनिमम होना चाहिए। तो बताइए मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तभी होगा जब डिनोमिनेटर, ये पूरा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। क्लियर हुआ? और ये अगर मैक्सिमम चाहिए, इसका वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, तो वही लिखता है, देखें, दिस लीव द कंडक्टर डायमीटर डी टू बी ओनली वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू वी और डी। द मोस्ट इकोनॉमिकल कंडक्टर डायमीटर, कंडक्टर का डायमीटर बोल रहा है, ठीक है, कंडक्टर मतलब स्मॉल डी, बोलता है द मोस्ट इकोनॉमिकल कंडक्टर डायमीटर विल बी 1 फॉर विच जी मैक्स हैज मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हम लोग भाई इकोनॉमिकल कंडक्टर मतलब क्या, इस सरफेस पे मेरा मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होना चाहिए। तो ये बोलता है कि यहाँ पे इसको मिनिमम करना है तो सीधी सी बात है डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो बोलता है द वैल्यू ऑफ जी मैक्स विल बी मिनिमम, यानी इसका वैल्यू मिनिमम तब होगा, जब इसका जो डिनोमिनेटर है डी लॉग, इसको एलन बोलते हैं भाई, ठीक है, एलन बोलते हैं, डी एलन कैपिटल डी बाय स्मॉल डी विल बी मैक्सिमम, यानी ये मैक्सिमम होगा तभी ये मेरा मिनिमम होगा। और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसका, इस डिनोमिनेटर का, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा अपने मैथ में, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 0, मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकलता है भाई, ठीक है, ओके। और किसके टर्म में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो v तो मेरा कांस्टेंट हो गया, ये कैपिटल D भी मेरा कांस्टेंट हो गया, तो जो वेरिएबल टर्म होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग डिनोमिनेटर को, ठीक है, स्मॉल d के टर्म में क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम होता है भाई, तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पावर सिस्टम का ये टॉपिक है ना, तो ये सब नहीं सीखिएगा तो दिक्कत होगा। देखिए समझिए, ये अपने आप में क्या है, एक टर्म है, और ये अपने आप में एक टर्म है, यानी ये हो गया u इंटू भी, ठीक है। तो अगर आप u इंटू भी को अगर देखेंगे, u इंटू भी, इसका अगर आप फार्मूला देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या हो जाएगा आपका u को बाहर, v को डिफरेंशिएट, है ना, प्लस v को बाहर, u को डिफरेंशिएट। अब बोलिए कोई आगे पीछे, भाई ये प्लस लगा हुआ है, तो इसको मैं आगे लिखूं या फिर इसको पीछे लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको इसमें रटना नहीं है कि पहले v को ही v को बाहर रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं, प्लस है भाई, इसको मैं आगे रखूं या फिर उसको आगे रखूं, क्या फर्क पड़ता है, इक्वेशन चेंज नहीं होगा मेरा, ओके। तो ओवरऑल देखिए इस प्रॉपर्टी पे हम लोग तोड़ेंगे इसको। सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूं मैं, और थोड़ा सा स्पेस बना के हम लोग लिखते हैं। देखिए हम लोग का ये हो जाएगा आपका d डिवाइडेड बाय, मतलब इसको पहले मैं कॉमन ले रहा हूँ भाई, ठीक है, d को मैंने बाहर ले लिया, d को मान लेते हैं u, तो u को मैंने बाहर ले लिया। अब मैं किसका डिफरेंशिएशन करूँगा, या फिर कहिए पहले मैं इसको लेता हूँ भाई, ताकि हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। पहले मैं v को एक तरीके से बाहर ले रहा हूँ, log e d बाई डी, ये मेरा v था, v को मैंने बाहर ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, u को डिफरेंशिएट करूँगा, u क्या है मेरा, ये स्मॉल d है, तो ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाई डी डी, यानी इसका क्या होगा वैल्यू भाई, इसका 1 होगा, है ना। इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, dx बाई dx क्या होता है, 1 होता है, समझ में आया, तो ये 1 हो गया। अब देखिए
आगे क्या है साइन में, फॉर्मूले के साइन में क्या है प्लस है, प्लस दे देंगे। अब क्या है मेरे को v को बाहर रखना है, v मतलब क्या, अब मतलब d को बाहर कर लीजिए भाई, d को बाहर करेंगे क्योंकि मैंने इस बार अभी इसको बाहर रखा था, d को डिफरेंशिएट किया तो उसका वैल्यू 1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस d को बाहर रखूंगा और यहाँ पे मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा, log e का पावर कैपिटल D बाय स्मॉल d को, ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू d। और ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया हम लोग का। अब देखिए अगर आप इधर वाला मेरा वैसे का वैसे ही चलते आएगा, log e कैपिटल D बाय स्मॉल d और ये हो जाएगा प्लस स्मॉल d। अब इसको अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे भाई log x का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1/x, समझ में आया। log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x होता है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, और इसमें भी कैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पहले पूरा का पूरा एक बार में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि अपने आप एक टर्म है, और फिर इसको भी एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ओके। तो ओवरऑल अगर मैं इसको पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू d, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, पहले बाहर से d था तो d को मैंने ऐसे रन दिया इनटू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल D बाय स्मॉल d, क्योंकि अभी जस्ट बताया लॉग नहीं बोलेंगे तो ln बोलते हैं भाई, e जहाँ पे आएगा ना नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है, लॉग आप पढ़िए जाकर के, इसको ln बोलेंगे, ठीक है, लॉग e को ln भी बोलते हैं। तो ln अगर x दिया उस तरीके, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये होता है 1/x, समझ में आया। तो ओवरऑल ये मेरा ln d बाई d है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 डिवाइडेड बाय जो भी आपका x का क्या था d बाय d था, क्लियर हो गया। तो ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन, और फिर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके टर्म में, विथ रिस्पेक्ट टू d। तो ये हो जाएगा ओवरऑल इनटू, यहाँ पे हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट कैपिटल D बाय स्मॉल d डिवाइडेड बाय d के टर्म में, ठीक है। तो ओवरऑल ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो मेरा चल रहा है इधर log e क्या हो जाएगा d बाय d, किसी किसी बुक में भाई ln लिखा रहेगा, ln e का पावर रहेगा ना तो ln बोलते हैं, नेचुरल लॉग है ये हो जाएगा प्लस d इंटू ये ऊपर चला जाएगा d डिवाइडेड बाय कैपिटल D हो जाएगा भाई, ठीक है भाई, ये ऊपर चला जाएगा ना तो स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D हो जाएगा इनटू, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या है u बाय v पे टूटेगा, ठीक है। तो v को बाहर रखेंगे हम लोग पहले, ये स्मॉल d, ठीक है, v को बाहर रखेंगे यानी d को बाहर ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग को कैपिटल D को डिफरेंशिएट करना है किसके टर्म में, विथ रिस्पेक्ट टू d। तो ये d है, ये मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, u को बाहर यानी d को बाहर रखेंगे और d को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू d, d डिवाइडेड बाय d, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा, ओके भाई। d को हम लोगों ने बाहर ले लिया ना, तो d का डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू d करेंगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और नीचे में होता है डिवाइडेड बाय आपका पूरा का पूरा v स्क्वायर जहाँ पे क्या है आपका d स्क्वायर है, और ये ब्रैकेट में रहने देते हैं इस तरीके का। अब देखिए और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये आपका log e कैपिटल D बाय स्मॉल d ऐसे कैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस, पहले इनटू करते हैं ये क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, तो पूरा पूरा ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो उसको मैं मिटा के 0 लिख देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, और ये फिर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका d इंटू डी डिवाइडेड बाय कैपिटल D, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल D डिवाइडेड बाय d स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये d स्क्वायर और ये 2d खत्म हो जाएगा, और ये d खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका log e और इसका पावर हो जाएगा, पावर बोल रहा भाई ब्रैकेट में कैपिटल D बाय स्मॉल d, और ये हो जाएगा -1 मस्ट बी इक्वल टू 0। इस -1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका इधर +1 आ जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए यही चीज़ आपके बुक में भी किया है, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है भाई, आया यहाँ पे देखिए इसको log कैपिटल D बाय स्मॉल d -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा इतना। अब देखिए ये है आपका इधर जब हम लोगों ने log e लिया है ना भाई, ओके, तो उसको अगर उधर भेजेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है। ये log को इधर लिखेंगे 1 बाय
ये लॉग ही आएगा ना, इसका एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल में चेंज होता है, ठीक है। तो ओवरऑल इधर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डी बाय डी बचेगा, और ये हो जाएगा आपका ई के बराबर, एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट होता है लॉग, ठीक है। और इसका जब आप वैल्यू डालिएगा कैल्सी में तो आपका आ जाएगा कितना भाई, ई का पावर 1 है, ठीक है। कैल्सी में आप डालिएगा ई का पावर 1, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2.718। अगर कैल्सी होगा मेरे पास, आपको दिखा देता हूँ, ई का पावर 1, देखिए मे भी आपको दिख रहा होगा, ई का पावर 1 इक्वल टू 2.7, ओके। तो ओवरऑल आ गया यहाँ से कैपिटल डी, यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इक्वल टू कितना आ गया, 2.718। तो यहाँ से अगर हम लोग अपने डायमीटर की बात करें, स्मॉल डी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, कैपिटल डी डिवाइडेड बाय इतना, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डी का वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जी मैक्स ये वाला वैसे का वैसे रहेगा, 2b ऊपर में वैसे का वैसे ही रहेगा, और d के जगह हम लोग क्या डालेंगे, ये वाला वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है पुटिंग, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डालते हैं भाई, ठीक है, इसमें डालते हैं, यहाँ पे लिखा ना पुटिंग लॉग, देखिए क्या क्या किया है इसने, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर रहा है। एक तो ये वाला वैल्यू है ना हम लोग का log ई डी बाई डी, इसका 1 हो जाएगा, यानी इतने की जगह क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, है ना। और बाकी आपका ये इतने का इतना रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब एक अपने आप में ये फार्मूला हो गया, और एक अपने आप में यहाँ से निकल जाएगा, डी इक्वल टू ये हो जाएगा 2v डिवाइडेड बाय जी मैक्स, ओके। तो ये आपका एक तरीके से इकोनॉमिकल डायमीटर हुआ, इकोनॉमिकल साइज हुआ, किसके लिए, जो आप कॉपर कंडक्टर यूज़ करेंगे उसके लिए, ठीक है। ये डायमीटर हो गया, आपका पोटेंशियल दिया रहेगा और मैक्सिमम पोटेंशियल स्ट्रेस दिया रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू डालेगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर हो गया किस तरीके से हम लोग करते हैं भाई, ये पूरा कैलकुलेशन है। अब हम लोग आगे आते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे अब 2 केस लिया भाई, एक लो वोल्टेज के लिए और एक हाई वोल्टेज के लिए। तो सबसे पहले क्या बोलता है, फॉर लो एंड मीडियम वोल्टेज द वैल्यू ऑफ कंडक्टर डायमीटर मीन्स स्मॉल डी की बात हो रही है यहाँ पे, स्मॉल डी की बात हो रही है भाई यहाँ पे, ओके। तो इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, इस वाले फार्मूले से आ जाएगा, जो अभी हम लोगों ने डी इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाय जी मैक्स, ओके। इज ऑफन टू स्मॉल, और यहाँ पे जब आप वैल्यू डालिएगा, ठीक है, तो इसका जो d का वैल्यू आएगा काफ़ी स्मॉल आएगा भाई, ठीक है। यही लिख रहा है, इज ऑफन टू स्मॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द करंट डेंसिटी। सबसे पहले देखिए करंट डेंसिटी क्या होता है, हम लोग को ये भी पता है, हम लोग को एक चीज़ ये भी पता है भाई कि हम लोग कंडक्टर का जो मोटाई रखेंगे, यानी जो थिकनेस होता है, ये थिकनेस कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मर पढ़ा होगा आपने, तो ट्रांसफॉर्मर में क्या बोलता है कि जिस साइड में वोल्टेज लो है, लो वोल्टेज, उधर मेरा करंट हाई होता है। तो जिधर करंट हाई होता है तो उसका जो वाइंडिंग का थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है भाई, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है कि जो थिकनेस होगा किसका, किसी भी कंडक्टर का, वायर का, वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर भी। अब करंट कहने का मतलब क्या, करंट डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो वही बोल रहा है कि ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया है, इसमें अगर हम लोग किसकी बात करें, लो और मीडियम वोल्टेज की बात करें, तो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी स्मॉल आता है, ठीक है, और आना भी चाहिए क्योंकि वोल्टेज मेरा काफ़ी लो है। आगे बोलता है therefore the conductor diameter of such cable is determined from the consideration of safe current density, ठीक है। तो ये फार्मूले के हिसाब से अपना डायमीटर आ जाएगा, और साथ ही साथ आपको करंट डेंसिटी को भी एक तरीके से देख के चलना भाई, ठीक है। अब बोलता है फॉर हाई वोल्टेज केबल डिजाइन बेस्ड ऑन दिस थ्योरी गिव अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ डी। बोल रहा है अगर आप हाई वोल्टेज की बात करें, देखिए ये वाला फार्मूला देखें ना भाई, 2v डिवाइडेड बाय ये जी मैक्स है। तो आप देखेंगे अगर, तो डायमीटर जो है मेरा ये प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के ऊपर, दिख रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू वोल्टेज को, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है अपने आप में, और ये जी मैक्स भी क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो गया आपका डी डायरेक्टली प्रभाव वोल्टेज होगा, अगर वोल्टेज आपका कम है तो डायमीटर भी आपका कम आएगा, है ना। तो फर्स्ट लाइन यही बोला कि लो और मिनिमम वोल्टेज की अगर बात करें तो जो हम लोग को डायमीटर मिलता है इस पर्टिकुलर वोल्टेज से, सॉरी इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, वो काफ़ी स्मॉल आता है, टू स्मॉल आता है, ठीक है। और वही अगर हम लोग हाई वोल्टेज की बात करें
तो अगर आपका वोल्टेज बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो सीधी सी बात है आपका ये डायमीटर भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। तो वही बोलता है फॉर हाई वोल्टेज केबल डिज़ाइन बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, अगर इस थ्योरी से अगर हम लोग डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन बेस्ड ऑन दिस थ्योरी गिव अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ डी, यानी इस डी का वैल्यू बहुत लार्ज होगा, ठीक है, मच टू लार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले से अगर आप लगाएंगे तो डायमीटर काफ़ी बड़ा आएगा, और अगर बड़ा आ रहा है तो सिर्फ इसी फॉर्मूले से हम लोग को नहीं एक तरीके से लगा देना है कितना बार डालना है, हम लोग वहाँ पे करंट कैरिंग कैपेसिटी भी देखना भी, क्योंकि करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मतलब दो पैरामीटर हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में। ये आपको करंट कैरिंग कैपेसिटी भी देखना है कि सिर्फ थिकनेस बढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। करंट कैरिंग कैपेसिटी मतलब जैसे मान लेते हैं आपको 2 एम्पीयर का करंट फ्लो करवाना है ना, 2 एम्पीयर का करंट फ्लो करवाना है अगर, और इसके लिए जो थिकनेस चाहिए मान लेते हैं हम लोग को 2 mm चाहिए भाई, 2 mm स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपने कैसे डिसाइड किया, करंट के वैल्यू को भी ले रहे हैं ना एक तरीके से, फॉर्मूले पे आप डिपेंड नहीं हो रहा है, आपको करंट कितना फ्लो करवाना है उसी बेसिस पे भी आपको एक तरीके से यहाँ पे डी को चूज करना होगा। तो वही बोलता है फॉर हाई वोल्टेज केबल डिजाइन बेस्ड ऑन दिस थ्योरी गिव अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ डी, ठीक है, मच टू लार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द करंट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से जो थिकनेस होगा उससे भी बहुत ज़्यादा लार्ज देता है, ये बड़ा देता है भाई, ठीक है। मोटा तार बोलेगा ये, सजेस्ट करेगा और मोटा तार डालो, ठीक है। जैसे 2 एम्पीयर के लिए हम लोगों ने 2 mm लिया ना, तो इस फॉर्मूले से अगर आप लगाएंगे तो हो सकता है ये सजेस्ट करके 3 mm का तार डालो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काम क्या हो रहा है, 2 mm भी आपका चल जाता, ठीक है, लैंग्वेज को पकड़िए। देयरफॉर एडवांटेजेस टू इंक्रीज द कंडक्टर डायमीटर, क्योंकि हम लोग इस फार्मूला को यूज करें तो हम लोग को डायमीटर यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं आप तो डायमीटर भी आपका बढ़ेगा। तो ओवरऑल अब हम लोग डायमीटर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 तरीके का मेथड यूज करते हैं भाई, 3 तरीके का मेथड यूज करेंगे। सबसे पहला क्या है, हम लोग कॉपर ना यूज करके हम लोग एल्युमिनियम यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि कॉपर जो होता है ना, जैसे अगर आप कॉपर का एटॉमिक नंबर देखेंगे 29 होता है, एल्युमिनियम का देखेंगे तो आपका कितना है, आपका 13। और अगर आपका केमिस्ट्री क्लियर होगा भाई तो इसमें होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, इन दोनों का देखेंगे तो इसका करीब आपका 29 या 26 आएगा, 26 आता है इसका कॉपर का, ठीक है, सॉरी एल्युमिनियम का 26, और इसका करीब 61 या 62 समथिंग आएगा आपका। तो ये जो एल्युमिनियम है भाई, ये एल्युमिनियम काफ़ी कम डेंस है, ये ज़्यादा डेंस होता है, कॉपर जो होता है आपका ज़्यादा डेंस होता है। डेंस है इसका मतलब क्या है, एक सेम अगर आप एरिया लें तो इसमें आपको ज़्यादा एक तरीके से कॉपर का एटम देखने को मिलेगा, समझ में आया। तो ओवरऑल अगर आप सेम वेट जैसे 1 kg कॉपर ले लीजिए और 1 kg एल्युमिनियम ले लीजिए, तो क्योंकि इसका डेंसिटी कम है तो ओवरऑल क्या हो गई, आपको ज़्यादा बड़ा साइज में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि अगर आपको डायमीटर बढ़ाना है, ठीक है, तो उस जगह क्या करेंगे, कॉपर ना यूज करके हम लोग एल्युमिनियम यूज कर लेंगे। तो वही बोल रहा है यूजिंग एल्युमिनियम इंस्टेड ऑफ कॉपर बिकॉज फॉर द सेम करंट डायमीटर, ठीक है, फॉर द सेम करंट अगर डालना है दोनों वायर के लिए, तो आपका जो एल्युमिनियम का जो डायमीटर होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे भाई, ठीक है। एल्युमिनियम का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, इस चीज को आपको दिमाग में डालना है, ठीक है। अगला है और किस तरीके से हम लोग डायमीटर को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है यूजिंग कॉपर वायर स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है कि आप पतला तार ले लीजिए इस तरीके का, है ना, और ये सब एक दूसरे पे लिपटा होगा। बीच में क्या कीजिए, सेंटर में आप स्टील डाल दीजिए, ठीक है। ACSR कंडक्टर आपने पढ़ा होगा भाई, वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बीच में आपका क्या हो गया, ये स्टील डालने से क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, मतलब डायमीटर बढ़ गया ना ओवरऑल। और वही अगर आप प्योर कॉपर यूज करते हैं तो क्या होता है, ये अगर ये वाला नहीं होता अंदर वाला तो ओवरऑल यहाँ पे डायमीटर बढ़ नहीं पाता। तो ये 3 तरीके का मेथड है जिसमें हम लोग डायमीटर को बढ़ाते हैं। तो उसका कहने का मतलब ये भाई, लो वोल्टेज होगा तो आपका जो डायमीटर होगा वो काफ़ी कम होगा, हाई वोल्टेज होगा तो डायमीटर बढ़ जाएगा। तो डायमीटर को हम लोग बढ़ाने के लिए 3 मेथड यूज़ करते हैं। तो इतना हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम लोग को समझना था कैसे हम लोग इकोनॉमिकल कंडक्टर के साइज को डिसाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल इस तरीके का न्यूमेरिकल आपका पूछेगा एग्जाम में भाई, क्या बोलता है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस, ठीक है, इन अ डाइलेक्ट्रिक केबल, सॉरी इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ अ सिंगल कोर केबल आर इतना, ठीक है। ये मैक्सिमम है स्ट्रेस है, मीन्स कंडक्टर का जो सरफेस होगा वहाँ पे, और ये जो है आपका जो मेटालिक शीट है उसके सरफेस पे। अब बोलता है द कंडक्टर डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, कंडक्टर का डायमीटर दिया यहाँ पे, इसका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कहने का मतलब क्या है, ये थिकनेस आपको निकालना भाई, ठीक है।
और ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होगा ये भी आपको निकालना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये रेशियो अभी जस्ट देखा था जी मैक्स बाय जी मीन, है ना। ये देखिए जी मैक्स जो था आपका डिवाइडेड बाय जी मीन, है ना। ये क्या था आपका, ये था आपका 2v डिवाइडेड बाय मैक्स है, यानी मैक्स कहाँ पे था, यहाँ पे। इसके लिए हम लोगों ने स्मॉल डी लिया था, ये हो जाएगा log e कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, है ना। और ये हो जाएगा इसके लिए 2v, मिनिमम कहाँ पे था इसके लिए, तो इसके लिए हम लोगों ने डायमीटर क्या लिया था, ठीक है, d/2, तो 2 ऊपर चला गया इसलिए यहाँ पे 2 वोल्ट लिखा हुआ है। ये हो जाएगा log e कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ओवरऑल देखिए ये ऊपर चला जाएगा, है ना, और ये यानी 2 से 2 कट जाएगा, v से v कट जाएगा, ये से कट जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा ओवरऑल कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। कैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं पता होगा आपको। तो यहाँ पे यूज़ किया है, मेरे को जी मैक्स दिया हुआ, जी मीन दिया हुआ है, और जो मेरा डायमीटर कंडक्टर है भी दिया था, यहाँ से मैंने कैपिटल डी निकाल दिया। मीन्स ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मैंने निकाल लिया भाई, ठीक है। ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब इंसुलेशन थिकनेस हम लोग कैसे निकालेंगे, इंसुलेशन थिकनेस हम लोग रेडियस के हिसाब से समझ लेते हैं। देखिए मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा d/2, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा स्मॉल d/2, है ना। तो अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस में से ठीक है, पूरे डिस्टेंस में से अगर ये वाला डिस्टेंस घटा दूं तो ओवरऑल में क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, यही क्या हो जाएगा इंसुलेशन थिकनेस हो जाएगा। तो वही है d/2 में से अगर हम लोग स्मॉल d/2 माइनस कर देंगे तो ओवरऑल मेरे को थिकनेस मिल जाता है, एलसीएम ले लें 2, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कैपिटल D माइनस स्मॉल डी। तो ओवरऑल वही किया यहाँ पे कैपिटल D माइनस स्मॉल डी, तो वैल्यू डाला 3 सेंटीमीटर का थिकनेस आ गया। अब बोलता है आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कोई भी रिलेशन लगाना मिनिमम एफ मैक्सिमम का, तो ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं वोल्टेज, है ना। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जी मैक्स डी लॉग ई d/d डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू डाल देंगे हम लोग का आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से भाई ये भी एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, सॉल्यूशन में अटैच कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बस इतना समझना है कि जो एरिया दिया यहाँ पे, ठीक है, कंडक्टर का जो है डायमीटर ना देके एरिया दिया हुआ है, तो एरिया आप निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होता है आपका, एरिया इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है πr², है ना। लेकिन आपका डायमीटर दिया, डायमीटर का टर्म में दिया यहाँ पे, डायमीटर निकालना तो ओवरऑल क्या करेंगे, जो भी रेडियस आएगा ऐसे कर लेते हैं इसको, आर की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं d/2 पुट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा πd² डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी क्या होता है एरिया के बराबर होता है, समझ में। तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे d का वैल्यू चाहिए, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो एरिया इंटू 4, पाई इधर आ जाएगा, और ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा, तो वही कि यहाँ पे 4a डिवाइडेड बाय पाई, तो यहाँ से आपका डायमीटर आ जाएगा। बाकी सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपका बन जाना चाहिए। ओके, ये हो गया हम लोग का ख़त्म। अब हम लोग भाई नेक्स्ट सेशन में 2 चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल, उसके बाद कैपेसिटर बिटवीन पैरेलल वायर, ठीक है। ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल कैपेसिटर, ठीक है। यानी अंडरग्राउंड केबल की बात हो रही है, और अंडरग्राउंड केबल में भी जस्ट देखा भाई कि आपका सेंटर में कंडक्टर है, उसके बाद पेपर का इंसुलेशन डाला हुआ है, फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, उसके बाद फिर आपका मेटालिक लीड सीथ है ना। तो उसके चलते कैपेसिटर बन रहा था, है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल, यहाँ पे कैपेसिटर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ये कैपेसिटर हटा भी दीजिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बस जान रहे हैं कि अगर आपके पास कोई अंडरग्राउंड केबल है और उसके बीच में जो आपने डाइलेक्ट्रिक फिल किया है, उसका जो डाइलेक्ट्रिक के चलते जो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, वो रेजिस्टेंस किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हो गया आपका अंदर वाला पोर्शन, ये है मेरा कॉपर वाला कंडक्टर, ओके। इसका जो रेडियस दिखाया गया है, ये बोला इसने स्मॉल r1 ले लिया, ठीक है, स्मॉल r1। उसके बाद ये जो आपका मेटालिक लीड सीथ है, इसका जो इसने रेडियस लिया है, ये है आपका r/2, सॉरी r2, ये r1 हो गया, r2 हो गया, क्लियर हो गया। और ये मेरा कंडक्टर था, और ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, मेटालिक लीड सीथ। तो ये पूरा जो एरिया होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे, ठीक है। तो इस डाइलेक्ट्रिक का जो रेजिस्टेंस होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होगा, वो किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, वही हम लोग यहाँ पे
फोकस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं भाई। देखिए क्या बोलता है, द केबल कंडक्टर इज प्रोवाइडेड विथ अ सुटेबल थिकनेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लीकेज करंट। ऑलरेडी बताया था लास्ट वाले सेशन में लीकेज करंट क्या होता है, ओके। या फिर अगर आपके पास कोई एक्सटेंशन बोर्ड है और उस एक्सटेंशन बोर्ड में कहीं से अगर कट लग गया है, यानी वायर का जो इंसुलेशन है वो एक तरीके से उखड़ गया है या फिर ब्रेक कर गया है, तो अगर आपने वहाँ पे हाथ लगाया फिर पैर लगाया तो करंट क्या हो रहा है, एक तरीके से वो लोड पे ना जा करके आपके बॉडी से होकर के ग्राउंड में जा रहा है, मीन्स वो लीकेज करंट है, ओके। तो वही बोल रहा है कि द केबल कंडक्टर इज प्रोवाइडेड विथ अ सुटेबल थिकनेस, ठीक है, ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लीकेज करंट। द पाथ फॉर लीकेज करंट इज रेडियल थ्रू द इंसुलेशन। भाई यही इंसुलेशन है मेरा, ये इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ मैंने। तो जो अगर कहीं पे ब्रेकडाउन होता तो लीकेज कैसे करेगा, ऐसे ही ना लीक करेगा, ये रेडियली निकलेगा। बताया था मैंने आपको, ये रेडियस है इसका एक तरीके से, तो ये रेडियस के डायरेक्ट, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, हर जगह इधर रेडियस ही है ना, समझ में? तो ये रेडियली एक तरीके से निकलेगा, ऐसे क्लियर हुआ, इस तरीके से। यानी मतलब इमेजिनेशन करना भाई पूरा का पूरा। और ये कंडक्टर पूरा समझिए पीछे तक गया हुआ है, पूरा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे है। ये तो आपका बस सामने से दिखाया गया है, केवल समझिए पूरा अंदर तक गया हुआ है, ओके। तो अब इमेजिन कीजिए कहीं से भी अगर ब्रेकडाउन होता है तो इसके अंदर से मेरा करंट क्या हो रहा है, एक तरीके मान लेते हैं अंदर तरफ जा रहा है, अंदर तरफ जा रहा है। अब कहीं पे भी फॉल्ट आएगा, कहीं पे भी ब्रेकडाउन होगा तो करंट कैसे आने लगेगा, इधर से होने लगेगा, क्योंकि डायरेक्टर फेल हो गया, पंचर हो गया है ना, तो पूरा करंट रेडियली एक तरीके से बाहर आने लगेगा, इसको लीकेज करंट बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, द पाथ फॉर लीकेज करंट इज रेडियली थ्रू द इंसुलेशन। आगे बोलता है द ऑपोजिशन ऑफर्ड, किसको ऑपोजिशन मिलेगा, इस लीकेज करंट को, ठीक है। ये करंट हम लोग फ्लो होने नहीं देना चाहते हैं, तो ये बोल रहा है द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंसुलेशन टू लीकेज करंट इज नोन एज इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल। आगे बोलता है फॉर सैटिस्फैक्टरी ऑपरेशन द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल शुड बी वेरी हाई, ठीक है, बहुत हाई होना चाहिए ताकि कोई भी करंट एक तरीके से लीक ना करे इधर, यही तो हम लोग चाहते हैं हेल्दी केबल के अंदर। तो अब यहाँ पे हम लोग का स्टडी हो रहा है, बोल रहा है कंसिडर अ सिंगल कोर केबल ऑफ कंडक्टर रेडियस R1, ठीक है, कंडक्टर का रेडियस R1 दिया हुआ है और जो आपका इंटरनल शीथ है उसका रेडियस R2 दिया हुआ है। फिगर ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। अब मान लेते हैं ये जो केबल है ये पीछे तक पूरा L मीटर का गया हुआ है, इसका लेंथ बता दिया, लेट L बी द लेंथ ऑफ द केबल एंड सीधी सी बात है, यहाँ पे जो आपने मटेरियल फिल किया होगा इस पूरे एरिया में, है ना, उसका कुछ ना कुछ भाई रेजिस्टिविटी होगा ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी यानी रो, उसका क्या होता है वैल्यू, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही बोल दिया कि मान लेते हैं जो भी आपने मटेरियल यूज किया है इंसुलेशन के लिए, इसका जो रेजिस्टिविटी है रो है। अब आगे बोलता है कंसीडर अ वेरी स्मॉल लेयर ऑफ इंसुलेशन, ठीक है, क्या बोल रहा है, कंसीडर अ वेरी स्मॉल लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑफ थिकनेस dx एट अ रेडियस x। देखिए क्या बोल रहा है ये, मान लेते हैं पहले थिकनेस की अगर बात करें, थिकनेस क्या है, पूरा थिकनेस है ना इंसुलेशन का, समझ में आया बात को, ये पूरा इंसुलेशन का थिकनेस है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई कि मान लेते हैं इस सेंटर से x मीटर की दूरी पे मैंने एक थिकनेस लिया है, ये थिकनेस लिया है, ठीक है, समझ में, ये पूरा थिकनेस कितना है dx, इस थिकनेस का लेंथ कितना है dx, ये थिकनेस लिया भाई, इसको ध्यान से समझना है, ओके। तो ये मेरा थिकनेस हो गया dx। अब आगे बोलता है द लेंथ थ्रू विच द लीकेज करंट टेंड्स टू फ्लो इज dx। आपने यहाँ पे जो थिकनेस लिया है भाई, ये थिकनेस, अगर इसमें कहीं से भी पंचर होता है, इमेजिन कीजिए कहीं से भी पंचर होता है, करंट कितना पास करेगा, ऐसे ही ना पास करेगा, मतलब करंट को फ्लो करने के लिए कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ये dx ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि करंट, लीकेज करंट हमेशा रेडियली बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो जो आपने इंसुलेशन कंसिडर किया है अभी, इसमें अगर आप लीकेज करंट देखेंगे तो ये यही dx डिस्टेंस ही ट्रैवल करके फ्लो होगा ना। तो ये लिखा है द लेंथ थ्रू विच लीकेज करंट टेंड्स टू फ्लो इज dx एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफर्ड टू दिस फ्लो इज 2 पाई XL। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए, इमेजिन करना बहुत जरूरी है भाई, कैसे बताऊं मैं, देखिए ऐसे समझिए, ये जो आपने पूरा इंसुलेशन का जो थिकनेस लिया है ना, और मैंने आपको बताया ये पूरा केबल पीछे तक गया हुआ, पीछे तक, समझ में, तो जो भी इसका लेंथ होगा भाई, ये पूरा जो थिकनेस लिया है ये पीछे तक गया होगा, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में देखने को मिलेगा ये इंसुलेशन का थिकनेस, समझ में आया। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3D में दिखाऊं,
ये मेरा कंडक्टर हो गया, ये मेरा मेटालिक लीड शीथ हो गया, और ये पूरा पूरा जो है मेरा इंसुलेशन थिकनेस है। तो मैंने यहाँ पे पहले दिखाना है, ये पीछे तक गया हुआ ना, ये पूरा पूरा मेरा कॉपर का कंडक्टर हो गया इस तरीके से, और ये पूरा पूरा मेटालिक लीड शीथ भी गया होगा पीछे पीछे, और ये पूरा पूरा देख रहे हैं, ये पूरा पूरा जो इनके बीच में गैपिंग है पूरा पूरा आपका डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया हुआ है। ओके, तो ओवरऑल समझिए कि अगर मैंने यहाँ पे तो थोड़ा सा मोटा दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे भाई इस थिकनेस का dx थिकनेस का एक तरीके से इंसुलेशन लिया है, तो dx थिकनेस पीछे तक तो गया होगा, सुनना है बात को, हाँ इस तरीके का गया होगा। तो इस dx थिकनेस का अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया अगर निकालूं ये पूरा पूरा, तो भाई ये सिलेंडर है एक तरीके से, समझ रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ये पूरा पूरा ऐसे होगा, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का होगा, समझ में, उस साइड से भी होगा ये, इस चीज को समझिए। तो इसका अगर आप एरिया देखेंगे, सिलेंडर का एरिया क्या होता है बताइए, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2πr_l, जहां पे r की जगह कितना बोल दिए, सेंटर से इसका रेडियस कितना है x लिया हुआ है, तो इस r को मैं क्या कर सकता हूं, मिटा करके यहाँ पे x लिख सकता हूं, ठीक है, तो हो जाएगा 2πxl। ये मेरा क्या हो गया, इसका एक तरीके से पूरा पूरा एरिया हो गया। क्लियर हुआ। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसिडर अ वेरी स्मॉल लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑफ थिकनेस dx at a radius of x, the length through which the leakage current tends to flow is dx। ठीक है, ये लेंथ हो गया मेरा dx, ये लेंथ हो गया इसका dx, ओके, ये लेंथ हो गया, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये कितना हो जाएगा, ऑफर्ड बाय, और ये पूरा पूरा अंदर तक गया हो ना पीछे, तो इसका जो लेंथ होगा ये l होगा, तो वही l से मल्टीप्लाई 2πrl होता है ना भाई एरिया, समझ में आया। तो इसका क्या होगा, r की जगह हम लोग x पुट कर देंगे। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल इस छोटे से जो आपने ये जो छोटा सा आपने रेजिस्टेंस लिया इस तरीके का, इसके चलते मेरे को रेजिस्टेंस कितना देखने को मिलेगा, तो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द कंसिडर लेयर कितना हो जाएगा बताइए, r इक्वल टू कितना होता है, r इक्वल टू होता है रो l बाई एरिया। तो रो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो भी मटेरियल करे उसके चलते रेसिस्टिविटी जो आ रहा है मेरा रो है, तो रो लिख दिया मैंने। लेंथ कितना है, लेंथ मतलब क्या है, जिससे करंट फ्लो होगा। भाई अगर आपका ये वायर है और ये बैटरी है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए लेंथ, भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोलाइड कर रहे होंगे, है ना, जिगजैग मोशन में टकरा करके ऐसे जा रहे होंगे, तो करंट फ्लो हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, है ना, तो इसके चलते रेजिस्टेंस जो आएगा क्या हो जाएगा, r इक्वल टू रो l बाई एरिया। तो लेंथ क्या होगा, ये पूरा पूरा लेंथ होगा, क्योंकि इस पूरे लेंथ में एक तरीके से क्या है आपका रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जिस पाथ से आपका करंट फ्लो होता है वही क्या हो जाता है, उस रेजिस्टेंस के लिए लेंथ हो जाता है। ठीक है, तो लेंथ की जगह मैं dx पुट करूंगा, क्योंकि यही dx लेंथ से क्या होगा, मेरा लीकेज करंट फ्लो होगा, है ना, करंट मेरा इतना ही लेंथ से फ्लो होगा, तो ये एक तरीके से लेंथ हो गया। एरिया यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 2πxl, क्योंकि ये पीछे तक गया हुआ है, सिलेंड्रिकल आपको एज्यूम करना है। तो ये तो मेरा क्या हुआ, छोटे से रीजन के चलते जो मेरा रेजिस्टेंस आया है। अब भाई मेरे को पूरा निकालना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चाहिए, पूरा, और ये पीछे तक गया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक। अब मेरे को बताइए इंसुलेशन ये जो आपने डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया कहाँ से लेके कहाँ तक किया हुआ है, ये मेरा कंडक्टर है ना, तो इसका रेडियस है r1, तो और इसका जो रेडियस है मेरा क्या है r2 है, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए मेरे को, ये वाला पूरा इंटीग्रेट, क्योंकि इतना ही सरफेस में क्या है आपका पूरा का पूरा इंसुलेशन भरा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, r1 से लेके, क्योंकि r1 जैसे आप पुट करेंगे, लिमिट r1 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, r1 पुट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, आप डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं, सरफेस पे जा रहे हैं, यहाँ पहुँच जा रहे हैं आप, ओके, यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ से लेके कहाँ तक, r1 से लेके कहाँ तक, r2 जैसे जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब समझ में आया। तो ओवरऑल हम लोगों ने पुट कर दिया। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट होगा, इसमें मेरा क्या क्या कांस्टेंट है भाई, और क्या क्या वेरिएबल है। ये 2π कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हम लोगों ने, रो कांस्टेंट है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो बाहर ले लिया। l जो लेंथ होगा इस कंडक्टर का, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल इसमें क्या बचा, वेरिएबल टर्म क्या है, ये x है, समझ में आया, x वेरिएबल है। x वेरिएबल क्यों है, क्योंकि अभी मैंने छोटा सा यहाँ पे लिया जिसका dx था, तो और आगे लेंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, पूरा वेरिएबल ही है ना, समझ में आया। तो इसको 1/x को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू dx।
ओके, तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log e आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका वैसे का वैसे रहेगा, ये आ जाएगा आपका log x, यहाँ पे लिखता हूँ log e की पावर x, और x की जगह हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार आप पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, log x की जगह r2, और फिर सेकंड केस में माइनस log x की जगह r1। तो माइनस को हम लोग, ये माइनस है ये माइनस है, तो क्या लिख सकते हैं, log ये हो जाएगा e r2 बटा r1। क्लियर हुआ, तो वही क्या है, log e r2 बटा r1। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं या फिर आपके मन में क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस होगा, ध्यान समझिए, जो आपने डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया है उस डाइलेक्ट्रिक के चलते जो रेजिस्टेंस मिलेगा हम लोग को, ये एक तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के ऊपर, और L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो आप इमेजिन कीजिए भाई, इमेजिन कीजिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सो समझिए। मान लेते हैं फर्स्ट केस में मैं एक केबल बिछा रहा हूँ जिसका लेंथ है 100 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड केस में यहाँ पे L = 100 किलोमीटर। सेकंड केस में मान लेते हैं एक और केबल बिछा रहा हूँ मैं, ये मान लेते हैं 50 किलोमीटर। और थर्ड केस में मान लेते हैं मेरे पास एक तरीके से, यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं कितना, 150 किलोमीटर। तो अब समझिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है मेरा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप केबल का लेंथ बढ़ाएंगे, जैसे सबसे ज़्यादा लेंथ किस में है, थर्ड वाले केस में, लेंथ मेरा बहुत लार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस मिलेगा आपको उस डाइलेक्ट्रिक के चलते वो कमते चला जाएगा। सेकंड केस में अगर आप 100 किलोमीटर डालते हैं लेंथ की जगह, इसका मतलब पहले से लेंथ थोड़ा कम है, तो यही केबल सेम डाइलेक्ट्रिक अगर आप यूज़ करेंगे, सेम थिकनेस का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले से थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा पहले से बढ़ जाएगा। और थर्ड केस में अगर आप इसको 50 किलोमीटर के लिए यूज़ करें तो लेंथ मेरा बहुत कम हो गया है, तो यही सेम केबल, सेम थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, यानी सेम केबल को अगर आप यूज़ करेंगे भाई, तो इसमें रेजिस्टेंस और ज़्यादा आपको बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो एक ही केबल भाई अलग अलग लेंथ पे आपको अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्त, इसको समझिए आप। हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली, जैसे अगर मैं समझाऊं, अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक कॉपर की बात करता हूँ, कॉपर, ठीक है, ये वाइंडिंग मैंने किया, तो आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है इस कॉइल के चलते, जो रेजिस्टेंस होगा ये रो L बाई एरिया होगा। तो रो तो मेरा कांस्टेंट है, तो हटा देता हूँ, मैं कह सकता हूँ प्रोपोर्शनल है L बाई एरिया पे। तो अब देखिए अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ कहने में तो क्या, नंबर ऑफ टर्न्स जैसे से बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब क्या, कॉपर ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो लेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका घटते चला जा रहा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल वायर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, लेंथ अगर आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका बढ़ते चला जाता है ना। तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो जा रहा है यहाँ पे, तो समझिए एक्चुअली हो क्या रहा है भाई। अगर आप इस छोटे से हिस्से को देखें जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया था, और अभी जस्ट बताया जो हिस्सा होगा ये पूरा जब मैं इस हिस्से को काट के निकालूंगा, मान लेते हैं पीछे पूरा 10 किलोमीटर लंबा वायर है, तो इस सिर्फ और सिर्फ इस वाले रीजन के इंसुलेशन लेयर को अगर मैं काट के निकालूंगा तो मेरे को कैसा दिखेगा, ये मेरे को सिलिंड्रिकल दिखेगा। समझ में आया, सिलिंड्रिकल दिखेगा इस तरीके का। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ। सो सिर्फ इंसुलेशन को मैंने निकाला काट करके भाई, और ये इसका थिकनेस था, ये पूरा का पूरा ऐसे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आप समझिए हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली। अगर आप इस छोटे से इंसुलेशन रेजिस्टेंस को अगर आप फोकस करेंगे, मतलब इस वाले हिस्से को फोकस करेंगे, तो इसका जो रेजिस्टेंस था ये क्या था, रो L की जगह मैंने dx लिया था, क्योंकि इसी लेंथ से मेरा क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और ये पूरा का पूरा लेंथ था इसका L। तो अब देखिए लेंथ बढ़ाने से हो क्या रहा है कंडक्टर में। फर्स्ट केस में समझिए भाई, फर्स्ट केस में
ये जो L है मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, ठीक है। इसको इमेजिन कीजिए, ये पूरा लेंथ 10 किलोमीटर है, कोई दिक्कत। तो इसके चलते, इस 10 किलोमीटर के चलते इस पूरे सिलेंड्रिकल का एरिया कितना आएगा? एरिया इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? 2 पाई r के जगह मान लेते हैं x ही लिया है, x ले लेते हैं, इसका कुछ रेडियस होगा ना, x ले लेते हैं x, और l के जगह मैं कितना पुट करूंगा यहाँ पे? 10 किलोमीटर। कोई दिक्कत? ये मेरा एरिया है। अब मान लेते हैं मैं दूसरा केबल लेके आ रहा हूँ, सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में मान लेते हैं सेम चीज़ है, सेम केबल है, बस मैं इसका लेंथ क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से 15 किलोमीटर कर दे रहा हूँ भाई। तो अगर मैं 15 किलोमीटर करूँगा और सेम हिस्से को, यानी जो सेम थिकनेस का मैंने ऐसे निकाला ना कट करके, वैसे ही मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे भी, ओके। लेकिन इसका लेंथ क्या है? पहले से ज़्यादा है, पहले से यहाँ पे लेंथ इसका ज़्यादा है भाई, ओके। पहले से इसका लेंथ ज़्यादा मैं कंसिडर कर रहा हूँ, 15 किलोमीटर है पहले से। तो ओवरऑल लेंथ बढ़ने से क्या होगा? अगर इसका एरिया देखूँ मैं, तो एरिया में क्या हो जाएगा? 2 पाई, इसका भी रेडियस वही रहेगा x, लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या हो गया? 15 किलोमीटर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि लेंथ बढ़ाने से मेरा एरिया बढ़ जा रहा है, समझ में आया? लेंथ बढ़ाने से क्या हो रहा है? जो आप इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, फिर जो डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, उसका एरिया बढ़ते चला जा रहा है। तो अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक का या फिर इस इंसुलेटिंग मीडियम का या फिर इस इंसुलेटिंग मटेरियल का अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं, तो R इक्वल टू क्या है? रो L बाय एरिया। तो अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो लेंथ बढ़ाने से एरिया बढ़ जा रहा है, और एरिया बढ़ गया तो सीधी सी बात है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप केबल का लेंथ बढ़ा रहे हैं, क्या लिख रहा है? दिस सो दैट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। In other words, if the cable length increases, its insulation resistance decreases। समझ में आया? यानी अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हैं, केबल का लेंथ बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? साथ ही साथ ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है, इस डाइलेक्ट्रिक का भी लेंथ बढ़ते चला जा रहा है, समझ में आया? और अगर डाइलेक्ट्रिक का लेंथ बढ़ते चला जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इस डाइलेक्ट्रिक का एरिया बढ़ते चला जा रहा है, और एरिया बढ़ गया, इसका मतलब क्या? इसका रेजिस्टेंस एक तरीके से डिक्रीज होते चला जाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि इसका एरिया भाई, एरिया एक तरीके से वेरी कर रहा है, 2 पाई XL, लेंथ पे भी एक तरीके से डिपेंड कर रहा है। और वही अगर हम लोग अपने यहाँ पे इस कॉइल के ऊपर फोकस करें, सोलेनॉइड के ऊपर फोकस करें, तो यहाँ पे जो एरिया होता है, ये एरिया क्या होता है? पाई R स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ इसके रेडियस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। लेंथ को आप कितना भी बढ़ा लीजिए, इसमें आपका, क्योंकि भाई यहाँ पे सर्कुलर मतलब काफ़ी इसका जो समझिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें एरिया में लेंथ होता ही नहीं है एक तरीके से। तो लेंथ है नहीं तो कितना भी लेंथ ले लीजिए, आपका एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा एक तरीके से। इसका रेजिस्टेंस कब चेंज होगा? जब इसका थिकनेस यानी मोटाई बढ़ाएगा तब, क्योंकि मोटाई बढ़ाने से क्या हो जाएगा? रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ गया तो ओवरऑल एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो ओवरऑल क्या होगा? रेजिस्टेंस एक तरीके से कम जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है एक नॉर्मल वायर में और जो आपका एक अंडरग्राउंड वायर है या फिर अंडरग्राउंड केबल है उसमें। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था। और कुछ तो है नहीं इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में भाई यहाँ पे बात करेंगे इसके ऊपर, कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल वायर। देखिए भाई, अभी एक चीज़ और आपका रह गया यहाँ पे, ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ लेंथ के हिसाब से समझाया है कि आपका जो रेजिस्टेंस है ये रो डिवाइडेड बाय 2 पाई L log E R2 डिवाइडेड बाय R1 है ना। तो ये मैंने आपको बताया, ये जो रो है तो मेरा कांस्टेंट है ना, ऐसे कोई लेना देना नहीं है। 2 पाई भी कांस्टेंट है, और अभी बताया कि जो R है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल L, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास सेम केबल है और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ 10 किलोमीटर के लिए। तो अभी बताया मैंने आपको कि लेंथ यहाँ पे कम है तो इसका रेजिस्टेंस अच्छा खासा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस अच्छा खासा होगा, क्यों? क्योंकि भाई R इक्वल टू रो L बाय एरिया, और एरिया जहाँ पे क्या है 2 पाई, जो भी R होगा L है। तो L अगर आपका कम है तो ओवरऑल एरिया भी कम होगा, तो रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा शो करेगा। मींस ये जो केबल होगा, जो अंडरग्राउंड केबल होगा, ये 10 किलोमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा ज़्यादा शो कर रहा होगा, अच्छा खासा रेजिस्टेंस शो कर रहा होगा। और अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस केबल को
एक हाई वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकता है। जैसे मान लेते हैं मैं आप इसको 11 kV के लिए यूज़ कर ले रहा हूँ, ओके। लेकिन वही मैं यहाँ पे अगर सेकंड केस की बात करूँ, केस 2 में मान लेते भाई मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया कितना, 20 किलोमीटर, मतलब डबल कर दिया मैंने लेंथ। तो लेंथ अगर आपने बढ़ा दिया तो आप देख रहे हैं भाई, अगर आपने लेंथ बढ़ा दिया तो ओवरऑल अब यही सेम केबल आपका कम रेजिस्टेंस शो करेगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इस 20 किलोमीटर के लिए ये वाला वोल्टेज ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको हमेशा 11 kV से कम वोल्टेज डालना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि भाई आपके डाइलेक्ट्रिक का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो एक तरीके से डाउन हो चुका है, समझे? यानी ये पहले से कम अपोज करेगा आपके करंट को, लीकेज करंट को, तो वोल्टेज को भी डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस किस पे डिफाइन होता है, एक तरीके से वोल्टेज लेवल पे। तो अगर आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस डाउन हो गया तो वोल्टेज भी आपको डाउन करना पड़ेगा, तो आपको दिमाग में रखना है। तो ये हो गया आपका लेंथ का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं भाई, ये वाला भी समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए जो रेजिस्टेंस है ये मेरा प्रोपोर्शनल है log E R2/R1 के ऊपर। और अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं तो ये मान लेते हैं भाई मेरा कंडक्टर है, इसका रेडियस था R1 और इसका रेडियस था R2। तो समझिए अगर आपने R2 को बढ़ाया, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R2 के ऊपर। तो अगर आप R2 बढ़ा रहे हैं, R2 बढ़ाने का मतलब क्या, मान लेते हैं मैंने इसको बढ़ा करके इतना बढ़ा दिया, ठीक है, R2 मेरा बढ़ गया इतना, समझ में, पहले इतना था तो इतना बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो है आपका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो थिकनेस होगा, मतलब इंसुलेशन का जो थिकनेस होगा ये बढ़ गया। समझ में आया भाई? सीधी सी बात है, R2 बढ़ाने का मतलब क्या, जो आपका मेटालिक लीड शीथ है इसका डायमीटर बढ़ा रहे हैं। समझ में आया? R1 मान लेते भी कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ R2 को बढ़ा रहे हैं आप। अगर आप R2 बढ़ा रहे इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैपिंग है किसके किसके बीच में, कंडक्टर और ये आपका जो मेटालिक लीड शीथ है इसके बीच में बढ़ चुका है। ये गैपिंग बढ़ गया, इसका मतलब क्या, इंसुलेशन आपका यहाँ पे ज्यादा डलेगा, यानी इसका थिकनेस बढ़ जाएगा। और थिकनेस बढ़ गया इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस भी एक तरीके से ज्यादा शो करेगा। समझ में आया? समझ में आया? इसको बढ़ाने से मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक तरीके से बढ़ जाएगा, क्योंकि थिकनेस मेरा एक तरीके से बढ़ जा रहा है। और वही अगर आप R1 की बात करें, अगर आपने, क्योंकि ये इन्वर्सली जा रहा है एक तरीके से, अगर आपने R1 को बढ़ाया मींस कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ाया, फिर रेडियस को बढ़ाया, ठीक है, और इस केस में हम लोग R2 को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो थिकनेस होगा डाइलेक्ट्रिक का ये एक तरीके से कम हो जाएगा, है ना। यानी R1 को बढ़ाएंगे तो थिकनेस कम हो गया, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस एक तरीके से कम हो जाएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस पहले से कम ये शो करेगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है भाई, ओके। यहां से भाई हम लोग आज न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, यह आपका कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल वायर। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, बोल रहा है दिस केस इज ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। जैसे अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूं, जैसे मान लेते हैं मेरा ये घर है ना, तो ये मेरे कॉलोनी में आ रहा है, मान लेते हैं डीसी पे चला रहा हूँ मैं अपने घर को, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे छत पे एक सोलर प्लेट लगा हुआ है ना, तो सोलर पैनल से क्या हो रहा होगा, दो तार आ रहा होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। या फिर सिंगल फेज लोड क्या होता है भाई, एक पॉजिटिव वायर और एक आपका नेगेटिव वायर, है ना, यही है मेरा सिंगल फेज। तो एक में करंट मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन मेरा इधर भाग रहा होगा, और दूसरे में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या, इलेक्ट्रॉन मेरा इधर भाग रहा होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ समय, इस चीज़ को समझिए भाई। ऐसे आ रहा होगा करंट, इसमें अगर इस डायरेक्शन में इसका तो क्या, इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे आ रहा होगा, तो वही था, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हुए ऐसे जा रहा है ना। और करंट का डायरेक्शन देखिए, करंट मेरा ऐसे एक तरीके से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल ये मेरा एक वायर है और एक मेरा वायर ये है, तो एक में मेरा पॉजिटिव करंट है और दूसरे में मेरा नेगेटिव करंट है। मीन्स इस डायरेक्शन में भाई ऐसे भी समझिए ना, देखिए ऐसे समझिए, करंट अगर मेरा इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो करंट को हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज के चलते आ रहा है। तो ओवरऑल जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में चार्ज का भी मूवमेंट होगा, तो करंट पॉजिटिव चार्ज भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आया? और इसमें अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या, जो पॉजिटिव चार्ज के चलते अगर हम लोग कंसीडर करें करंट फ्लो हो रहा है, तो ओवरऑल चार्ज इसी डायरेक्शन में जा रहा हो। तो दोनों में देखिए, एक में चार्ज का जो मूवमेंट है इस डायरेक्शन में और दूसरे वायर में जो चार्ज का डायरेक्शन है इस मूवमेंट में। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल सिंगल फेज सिस्टम में आपका दो वायर होता है, समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों वायर को दिखाया गया है, ये वायर ए है मेरा और ये दूसरा वायर बी है मेरा। समझ में आया? ए का जो रेडियस है इसने बोल दिया आर है,
और जो बी का रेडियस ए बी मेरा आर है। ओके अब क्योंकि दोनों में, इसमें करंट अंदर तरफ जा रहा है, एक में करंट बाहर तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या, चार्ज भी अपोजिट होंगे दोनों में, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक को पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, दूसरे को नेगेटिव चार्ज दिखा दिया है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो बोलता है द सिंपलेस्ट सिस्टम फॉर पावर सिस्टम ट्रांसमिशन इज 2 वायर डीसी या फिर 2 वायर एसी सिस्टम, है ना। कंसिडर 2 वायर ए और बी, ठीक है, और ये दोनों आपस में पैरेलल जा रहा है, ऐसे जा रहा है, समझते क्या, पूरा ऐसे जा रहा है, लंबा जा रहा है पूरा भाई, ठीक है, ऐसे समझिए, पूरा लंबा जा रहा है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे समझिए आप। तो वही बोल रहा है कंसीडर 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टर ए एंड बी, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये डी मीटर है, और इनके बीच में जो मीडियम है वो एयर है। बोलता है सपोज दैट रेडियस ऑफ ईच कंडक्टर इज आर, ठीक है, आर दिखा दिया हम लोगों ने। अब बोलता है इनके ऊपर जो चार्ज है, मान लेते हैं एक बार पॉजिटिव क्यू कूलाम है, दूसरे पे नेगेटिव क्यू कूलाम है। क्लियर हो गया, क्योंकि भाई दोनों पे सेम चार्ज रहेगा, क्यों, क्योंकि एक में करंट जा रहा है तो दूसरे में से वही करंट क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है एक तरीके से, समझ में आया। तो दोनों में करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो ओवरऑल चार्ज भी आपका क्या होगा, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन दोनों में जो चार्ज होगा वो अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया, फिगर में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे बनेगा भाई, क्योंकि अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज तरह बिहेव कर रहा है और ये नेगेटिव चार्ज तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल बीच में क्या है, एयर भरा हुआ है, एयर पूरा फिल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसमें, है ना। और 2 प्लेट है ना, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, फिर ये इंसुलेटिंग मटेरियल डाला हुआ, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर बनेगा ही बनेगा। अब ये कैपेसिटर का वैल्यू कितना हो, हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक फंडामेंटल पता होगा तो हम लोग को यहाँ पे क्योंकि C निकालना है, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय वोल्टेज। हम लोगों ने यहाँ पे Q के लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मेरे को पता है Q कितना है, Q कूलाम मैंने दे रखा है चार्ज के लिए, मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल। ओके, तो लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था भाई, लास्ट वाले सेशन में, ठीक है, दो लेक्चर पहले, कि अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये माइनस था आपका किसका, डेल वी डिवाइडेड बाय यहाँ पे, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट था, ये पोटेंशियल था, ठीक है। यहाँ से हम लोग अगर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मेरा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, याद होगा, नहीं तो फिर बच्चे की तरह समझिए, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझाएंगे। मान लेते हैं भाई ये मेरे पास प्लेट है, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा E, ये किस पे होगा, वोल्टेज के ऊपर होगा, प्रोपोर्शनल। क्यों भाई, क्योंकि वोल्टेज जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा इस प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर, वो ये 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट, तो वोल्टेज जैसे बढ़ाते जाइएगा, इसका मतलब पहले इस वाले ऑर्बिट से निकल जाएगा इजीली, फिर इस वाले से भी निकलेगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहा है, फिर इस वाले से निकलेगा, है ना। तो तो वोल्टेज बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज बढ़ते चला जाता है, दोनों प्लेट पे चार्ज बढ़ते चला जाता है। तो ये कि पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ओवरऑल मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है भी बढ़ते चला जाए, मींस इंटेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और भाई अगर इन दोनों प्लेट के बीच में जो गैपिंग है मान लो डी मीटर है भाई, तो अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के ऊपर। इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, एक तो ये वी मतलब पोटेंशियल नहीं, वोल्ट है, वोल्ट पर मीटर होगा, नहीं तो फिर एक और होता है F इक्वल टू E इंटू क्यू। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या आ जाएगा, F बाई क्यू, यानी न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जिक्र किया हो भाई, या फिर कहिए ऐसे भी नहीं समझ में आता है आपको, तो ये वाला आप दिमाग में रखिए कि अगर आपके पास कोई चार्ज है तो इस तरीके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और हम लोगों ने बात किया था कि अगर कोई इन्फिनिटी पॉइंट से टेस्ट चार्ज को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की कोशिश करेंगे ए पॉइंट पे, तो हम लोग को वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन कुछ नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, एक तो कूलाम्स लॉ के हिसाब से हम लोग को पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई E0 dr r स्क्वायर। एक और होता है F इक्वल टू, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो इनटू जो आपका टेस्ट चार्ज रखा जा रहा है वो। समझ में आते हैं। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें कि F इक्वल टू कितना ये है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। और वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है भाई, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वर्क डन इक्वल टू वेक्टर F डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट हमेशा किस में होता है, कॉस थीटा में टूटता है। तो ओवरऑल F के जगह मैं वैल्यू डाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उठा करके रखना तो मैं वर्क डन करना पड़ा, तो जो फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये फोर्स लगाना पड़ेगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है, इंटू Q इंटू डी हो जाएगा, ठीक है भाई। ये मेरा वर्क डन होता है। और जो भी आप वर्क डन करेंगे वही क्या हो जाता है, पोटेंशियल, ठीक है।
या फिर ऐसा समझिए V इक्वल टू क्या होता है W/Q, है ना। तो यहाँ पे अगर आप W का वैल्यू पुट करेंगे तो Q से Q कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा तो ओवरऑल क्या बचेगा आपका E इंटू डी, समझ में आया। तो पोटेंशियल इक्वल टू होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर फील्ड स्ट्रेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे जो वैल्यू डालेगा तो ओवरऑल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है ये ओवरऑल मैं यहाँ पे बता दूँ, ये सब हम लोगों ने बात किया भाई। ये होता है चार्ज K 1/4 पाई E0 dr, K कांस्टेंट, और ये होता है R, सिर्फ R स्क्वायर नहीं, सिर्फ R होता है आपका, ठीक है। अब देखिए हम लोग अब डेरिवेशन के ऊपर आते हैं भाई। इतना हम लोगों ने बेसिक रिवीजन डाल दिया है। क्या बोलता है ये, क्योंकि मेरे पास दो कंडक्टर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस। कल मैंने आपको बताया था, पहले वाले सेशन में बताया था भाई कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब क्या, दो पॉइंट के पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट है और ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ पे रखूंगा तो मेरे को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, इसमें मतलब ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ का पोटेंशियल मेरा ज़्यादा है, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस टेस्ट चार्ज को उठा के रखने में मेरे को जो वर्क डन करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, VA माइनस बी क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। हाइयर में से लोअर को घटाते हैं, VA माइनस VB। तो ऑलरेडी बता भाई कि जो पोटेंशियल होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के लिए कंसिडर किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे मेरे पास दो वायर है, एक पॉजिटिव वायर है यानी करंट पॉजिटिव अंदर तरफ जा रहा है, और एक नेगेटिव, इसको मैंने प्लस Q बोला, इसको मैंने माइनस Q बोला है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए सबसे पहले समझिए भाई, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा और बताया था पॉजिटिव नेगेटिव एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, याद होगा आपको। तो पहले समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फोकस करना बंद कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ समझिए भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मान लेते हैं कि मेरे पास ये इन्फिनिटी पॉइंट है। इन्फिनिटी पॉइंट कहने मतलब है ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा और ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, ये अंदर तरफ बना रहा है बाहर तरफ बना रहा होगा, लेकिन इन दोनों चार्ज से मान लेते हैं ये रीजन है जिनके बीच में इनका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ? अब ये मेरा बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, यानी ये न्यूट्रल पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं मेरा एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0 और मैं इस टेस्ट चार्ज को उठा करके यहाँ पे रखना चाहता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे A पॉइंट पे रखना चाहता हूँ भाई। तो मेरे को एक चीज बताइए, ये जो मेरा चार्ज है ना इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाऊंगा, क्योंकि ये मेरा टेस्ट चार्ज मींस पॉजिटिव 1 कूलम का है, तो ये जो मेरा चार्ज है भाई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो सीधी पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो चार्ज होगा ये मेरे को सपोर्ट करेगा। ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा मेरे को, ये कहेगा तुम आओ, मतलब मैं कुछ एक्सटर्नल वर्क करना चाहता हूं लेकिन ये करने नहीं देगा, क्योंकि इसका जो फील्ड है अंदर तरफ है तो ये फोर्स भी क्या करेगा, अंदर तरफ लगाएगा, समझ में। तो इसको अगर मैं उठा करके यहाँ पे रखूं तो ये मेरे को सपोर्ट करेगा भाई, ठीक है। क्लियर हुआ? लेकिन मेरे को यहाँ पे रखना है। तो ओवरऑल समझिए मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि इस चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके इस पॉइंट पे रखेंगे तो ये वाला जो चार्ज है मेरे को सपोर्ट करेगा, लेकिन ये वाला जो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, समझ में। यानी दोनों के चलते मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार में एक को देखेंगे, इसको एक बार के लिए भूल जाइए, ठीक है, एक बार के लिए भूल जाइए। अब मैं इसको उठा करके यहाँ पे रखना चाहता हूँ, है ना। तो इसके चलते जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, इस पॉइंट का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इनटू जो भी मैंने डिस्प्लेसमेंट तय किया वो। क्लियर हुआ? तो किसके चलते आएगा पोटेंशियल, VA के चलते। मान लेते हैं कंडक्टर A है। अब सेकंड केस में इसको भूल जाइए। अब यहाँ पे जो मेरा दूसरा कंडक्टर था, कंडक्टर B है ना, नेगेटिव कूलम, इसको आप लीजिए। अब इसके चलते अगर मैं उठा के रखूँ इसी पॉइंट पे तो इसके चलते भी क्या होगा, एक तरीके से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड देखने मतलब पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जो कि आपका इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा वो इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट तय किया वो, ठीक है। समझना भाई, समझिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ सो। और नेगेटिव चार्ज का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए अगर आप नेगेटिव चार्ज लेके समझते हैं ना, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, ओके। तो ओवरऑल अगर आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है यहाँ पे, तो ये टेस्ट चार्ज हमेशा कहाँ पड़ा हुआ रहेगा। ऑलरेडी बताया था मैंने आपको कि जो भी बॉडी होते हैं वो जीरो पोटेंशियल पे रहने की कोशिश करते हैं भाई, फिर जीरो पोटेंशियल पे रहेगा। तो ये अपने पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जीरो पोटेंशियल कहाँ होगा, यहाँ पे एकदम चिपका हुआ रहेगा ये, ठीक है। अगर आप नेगेटिव बॉडी कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर रहे हैं तो ये इसका जीरो पोटेंशियल है। लेकिन अगर मैं फील्ड के अगेंस्ट काम करूं, यानी फील्ड के अगेंस्ट एक फोर्स लगाऊं, एक्सटर्नल फोर्स, तो सीधी सी बात जैसे मैं उसको खींचूंगा भाई वैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, मतलब क्या मैं वर्क डन कर रहा हूं और फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूं। तो मैंने मान लिया इसको पकड़ करके ऐसे खींच करके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया,
ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया, एक तरीके से पोटेंशियल आ चुका है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैंने फील्ड के अगेंस्ट एक तरीके से वर्क डन किया है। क्लियर हुआ। तो ये सब कॉमन चीज आपको पता होना चाहिए। तो आपका ये जो दो कंडक्टर है, दोनों क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज तरह बिहेव कर रहा है, और दोनों कंडक्टर के चलते क्या होगा, अपना अपना एक पोटेंशियल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर ए एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या, वो पॉइंट जहां पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग, ये न्यूट्रल प्लेन है मेरा, यहाँ पे मेरा कोई चार्ज रखा हुआ है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसके चलते, सिर्फ और सिर्फ इसके चलते मेरा कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है। और हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टेंस ले रहे हैं, समझिए ना भाई, पहले समझिए। देखिए हम लोग को पता है, लिखते चले जाता हूँ फटाफट। ये जो वी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनटू जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है वो। ठीक है, क्लियर हो, यही है ना, ई इंटू डी, डिस्टेंस। एक्स को हटा देते हैं यहाँ पे। अब समझिए भाई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था। कहाँ पे डिराइव किया हुआ था, देखिए एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक ये फॉर्मूला था, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर आर स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं यूज़ किया गया, क्यों नहीं यूज़ किया गया, समझिए ये वी ए इक्वल टू ई इंटू डी। समझिए भाई, ये जो मेरा वायर है, जो ट्रांसमिशन लाइन गया भाई ऐसे पूरा, ये अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में, ऐसे समझिए ना, इसको कैसे समझाऊं। देखिए भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने आप में पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या, इनके बीच में एयर है एक तरीके से, डीमीटर गैपिंग एयर, मतलब कैपेसिटेंस बनाएगा एक तरीके से, समझ में आया। ओके, तो अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को इस पॉइंट का मेरे को पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि मुझे इस पॉइंट का सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, तो मेरे को गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, समझ में। और ये पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल होगा, क्योंकि वायर पूरा ऐसे गया हुआ है, समझ में। तो अगर मेरे पास एक मीटर का कोई वायर है, फिर 1 किलोमीटर का वायर है भाई, तो जो गॉसियन सरफेस लूंगा मैं, ये भी कैसा होगा, सिलेंड्रिकल ही होगा, पीछे तक गया होगा, क्योंकि वायर मेरा पूरा का पूरा पीछे तक गया हुआ है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ उसको। तो इस पूरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल हम लोग क्या कर रहे थे, गॉसियन कैसे हम लोग लगा रहे थे, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लेंगे, है ना। इस सरफेस से कितना एक तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, मान लेते हैं φ1 निकल रहा है, कितने के बराबर होगा, छोटा सा एरिया है, सरफेस एरिया, तो सीधी सी बात है फ्लक्स भी छोटा सा मिलेगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो डॉट जो इसका सरफेस एरिया होगा वो ds, है ना, cos थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में सरफेस एरिया का भी वेक्टर है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा आ गया E डॉट ds। अब सीधी सी बात है, मेरे को पूरे सरफेस पे कितना मेरे को निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो देखना है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो E मेरा कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2 पाई। अब मान लेते हैं जो सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो था x था, याद होगा आपको, x 2 पाई x, और जो l है, लेंथ है l ले लिया, ये मेरा क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। और गॉसियन सरफेस एक और पता है कि अगर आप इस तरीके लेते तो गॉसियन सरफेस चलते जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला, फिर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। ये क्या होता है, जो भी आपका चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय ई नॉट यार के बराबर होता है ना। तो ओवरऑल इस साई के जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, है ना। तो ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, q डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा ई नॉट ई आर इक्वल टू आपका हो जाएगा ई 2 पाई एक्सएल। तो यहाँ से E क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा मेरा Q डिवाइडेड बाय ई नॉट ई आर, और ये हो जाएगा 2 पाई एक्सएल, याद होगा। और क्योंकि हम लोगों ने अभी मीडियम कंसिडर किया, इनके बीच में एयर है, तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड यही ना आएगा, समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद कीजिए आप जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पढ़ाया ना भाई मैंने आपको, वहाँ पे बताया मैंने आपको ऑलरेडी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, समझ में आया। तो ये E पुट कर दिया हम लोगों ने, E पुट कर दिया, और ये डिस्टेंस मान लिया हम लोगों ने, छोटा सा डिस्टेंस लिया dx। इसका क्या मतलब हुआ, समझिए कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, है ना। ये इन्फिनाइट प्लेन है एक तरीके से, इन्फिनाइट प्लेन ले लिया हम लोगों ने, ये कंडक्टर A कंडक्टर B, और यहाँ पे मेरा कोई चार्ज रखा हुआ था, है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स दो पॉइंट के बीच में। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है A और ये मान लेते हैं B, दूसरा पॉइंट है B, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मेरा dx है भाई, समझ में आया। तो इनके बीच का मतलब यहाँ का पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, छोटा सा डिस्टेंस dx लिया है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा मेरा टोटल पोटेंशियल आएगा। लेकिन अब देखिए एक चीज समझिए,
ये जो पोटेंशियल लिखा है मैंने, ये किसके चलते आ रहा है? कंडक्टर ए के चलते आ रहा है। तो अभी जस्ट बताया भाई, एक बार में हम लोग एक ही कंडक्टर को कंसिडर करेंगे। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ए को कंसिडर किया है, तो इसके चलते जो मेरा यहाँ पे है ना, यहाँ पे मतलब एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है भाई, समझिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सो भाई इस कंडक्टर के चलते, इसके चलते जो मेरा यहाँ पे जो आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी का ये जो वोल्टेज हमारा इतना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और है ना, एक और, ये क्या करेगा, जो भी आप टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे होंगे इस पॉइंट पे, उसको एक तरह सपोर्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके चलते जो पोटेंशियल मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसके चलते मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका दूसरे के चलते जो आएगा आपका, इसके ऊपर चार्ज कितना मेरा माइनस है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, इसके लिए भी वही करेंगे हम लोग, इसके लिए भी यही करेंगे। मतलब सेकंड केस में आप बी कंडक्टर लेना है, बी कंडक्टर के लिए देखिए ये सेम पॉइंट रहेगा ए और बी, ठीक है। लेकिन इसके चलते जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा ना। अभी E इक्वल टू क्या था हम लोग का, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई ई नॉट XL। तो यहाँ पे हम लोग का चार्ज क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर भाई, माइनस Q है, तो E की जगह माइनस Q लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 2 पाई x ई नॉट dx हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे भी प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा। इससे आप समझ रहे हैं कि एक मेरे को क्या करेगा, मतलब दोनों के चलते जो पोटेंशियल होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग लिमिट की बात करते हैं, लिमिट की बात करते हैं भाई। देखिए लिमिट कैसे पुट किया है। तो सबसे पहले मैंने कंडक्टर ए लिया है, इसका जो रेडियस है ये मेरा r है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं, मेरे ख्याल से r था, दोनों का r ही था, ओके। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने इस कंडक्टर ए के लिए दो पॉइंट कंसिडर किया। पॉइंट ये मान लेते हैं ए है और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है मेरा dx है, ओके। तो अगर मैं लिमिट पुट करूँ भाई, तो कहाँ से कहाँ तक पुट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका r, क्योंकि सरफेस से देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग देखना चाहते हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, मतलब जो न्यूट्रल प्लेन है वहाँ तक देखना है, पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, फिर कितना वेरी होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब पहला जो पोटेंशियल हो कितना हो जाएगा r, ठीक है। r से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक बनाएगा, इन्फिनिटी तक, मीन्स इन्फिनिटी तक इसका क्या होगा, अपना पोटेंशियल होगा। क्लियर हो गया? तो ये जो मैंने निकाला ना, ये वाला, ये छोटे से डिस्टेंस के चलते इतना पोटेंशियल है मेरा, तो टोटल चाहिए होगा मेरे को, तो r से लेके कहाँ तक, मतलब इसके सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे r से लेकर के वहाँ तक, ठीक है। अब देखिए दूसरे के लिए, दूसरा कंडक्टर कहाँ है, यहाँ पे है मेरा, ठीक है, ये b, चार्ज है माइनस Q। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है मेरा कितना है, d है, समझ में आया? तो इसका कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, फिर से हम लोग इसको ले रहे हैं, इसका मेरे को चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में? इसका चलते पोटेंशियल डिफरेंस देखना मेरे को, तो इसके सरफेस को ही रेफरेंस लेना भाई। तो इसको हम लोग कहाँ से कहाँ लेंगे, d से लेके, d कहने मतलब क्या, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये d से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ओके। तो ओवरऑल इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, Q 2 पाई ई नॉट कॉन्स्टेंट है, दोनों में बाहर ले लिया। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ r से लेके इन्फिनिटी तक, ये हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, एक बार r मतलब इन्फिनिटी पुट करेंगे, यानी log x है इन्फिनिटी, माइनस दूसरे बार ये हो जाएगा आपका log x r पुट कर देंगे, ठीक है। ये इसका हो गया ब्रेकडाउन, ठीक है। और ये a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा log ये हो जाएगा इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय r, समझ में? इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय r। तो इसका कर लिया उसी तरीके से यहाँ पे भी। इसके लिए अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा आपका d से लेकर के इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1/x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1/x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा आपका log e के पावर x, और इसका लिमिट पुट कर देंगे इन्फिनिटी और d। तो एक बार पुट कीजिएगा तो log e का पावर इन्फिनिटी माइनस log e, ये हो जाएगा आपका d, समझ में आया? तो ये भी a माइनस बी पे है, तो log e क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई d, है ना? तो वही किया है, log e इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई d, और ये हो जाएगा log कितना, है ना? तो माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस 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 हो जाएगा। अब देखिए ये अपने आप में क्या है, ये a है, ये अपने आप में क्या है, b है, समझ में आया? तो log a माइनस log b, तो क्या हो जाएगा log e a मतलब इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय b क्या है, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय d। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d ऊपर चला जाएगा, यानी d बाय r हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। उसी तरीके से अब हम लोग सेकंड केस में क्या ले रहे हैं, सेकंड केस में लेंगे अपने
कंडक्टर बी को एज अ रेफरेंस, ठीक है। तो अब देखा सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर बी एंड न्यूट्रल प्लेन, ठीक है। न्यूट्रल मतलब जहाँ पे इन्फिनिटी, तो ये हो गया मेरा कंडक्टर बी, ये हो गया मेरा कंडक्टर ए, इनके बीच में डिस्टेंस डी। तो एक बार में हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, है ना। इसके चलते एक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, तो ओवरऑल इसके चलते जो होगा, इसके चलते हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो कहाँ से कहाँ लेके सरफेस है, सरफेस का कितना डिस्टेंस आर है ना, रेडियस आर है, तो आर से लेके इन्फिनिटी तक। और उसके बाद फिर हम लोग इसके चलते देखेंगे, इसके चलते क्या हो जाएगा आपका डी से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो इसका भी आ जाएगा आपका माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ई नॉट, ठीक है। मतलब ऊपर में पॉजिटिव आ रहा है, नीचे में नेगेटिव आ रहा है। अभी जस्ट बता, दोनों के चलते पोटेंशियल आएगा अपोजिट आएगा भाई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दोनों के चलते पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, तो क्या कर लेंगे, बोथ दीज पोटेंशियल आर विथ रिस्पेक्ट टू द सेम न्यूट्रल प्लेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस अनलाइक चार्ज, मतलब ये भाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना ए और बी के बीच में, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका वी ए का वैल्यू कितना है, क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई ई नॉट, ये हो जाएगा लॉग ई डी बाई आर, है ना। माइनस है, फिर माइनस ये वाला वैल्यू पुट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ने का मतलब 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। 2 और जो आपका पोटेंशियल था वो, तो ये आ गया हमारा एक तरीके से पोटेंशियल। अब हम लोग को कैपेसिटेंस चाहिए, ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस बन रहा है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय दोनों के ऊपर चार्ज कितना था, क्यू था, तो क्यू था, दोनों पे चार्ज सेम ही रहता है, बताया था मैंने आपको, क्यू डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये पाई ई नॉट ऊपर आ जाएगा, ये इस तरीके से। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल, ठीक है। अगर आपके पास कोई दो पैरेलल वायर है, ओके, और दोनों के बीच में सेपरेशन है और दोनों के बीच में मीडियम एज अ एयर है, तो वहाँ पे आपका जो कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा ये इस तरीके से वेरी करता है, ओके। और यहाँ पे एयर लिया था, अगर कोई मीडियम होगा तो वहाँ पे ई नॉट आ जाएगा, और ये यूनिट लेंथ के लिए लिया है, ठीक है भाई। अगर मान लेते हैं यूनिट लेंथ मीन्स 1 किलोमीटर हो गया या फिर 1 मीटर हो गया, उसके लिए अगर मान लेते हैं एल मीटर का कोई वायर है, तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। कोई मीडियम होगा तो जहाँ पे ई नॉट होता है उसके साथ में ई आर आ जाएगा, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा भाई आपको। पूरा का पूरा पावर सिस्टम चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ओके। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में इंसुलेशन रेजिस्टेंस के ऊपर फोकस किया था। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे थे कि लेंथ अगर बढ़ा रहे हैं, समझिए इससे जो लेंथ अगर आप बढ़ा रहे हैं भाई, तो आप देख रहे थे कि जो रेजिस्टेंस था आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस वो घटते चला जा रहा था, है ना। तो ओवरऑल देखिए इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में हम लोग ज़्यादातर जो ट्रांसमिशन होता है कैसा होता है, ओवरहेड होता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, है ना। यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो ओवरऑल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कवर्ड वायर यूज़ नहीं करते भाई, सारा का सारा वायर क्या होता है, नेकेड होता है। क्यों रखते हैं नेकेड, क्योंकि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है बहुत लंबे लंबे दूरी के लिए होता है, 400 किलोमीटर हो गया, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, समझ रहे, इतने लंबे लंबे दूरी के लिए हम लोग ओवरहेड ही मतलब नेकेड वायर ही यूज़ कर सकते हैं। केबल मतलब कोटिंग वाला यूज़ नहीं कर सकते, कवर्ड वायर यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे बताया था प्रॉब्लम देखो कि लेंथ बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली घटते चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कवर्ड वायर यूज़ करना और लंबे डिस्टेंस के लिए यूज़ करना, तो इंसुलेशन का जो थिकनेस होगा बहुत ज़्यादा मोटा रखना पड़ेगा आपको, समझ में आया, तब जाकर के वो प्रॉपर वे में काम करेगा। तो वहाँ पे कॉस्टिंग हम लोग का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ओवरहेड लाइन में हम लोग क्या करते हैं, नेकेड ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं, मीन्स वायर नेकेड होगा आपका। और यहाँ पर हम लोग एयर का एक तरीके से बेनिफिट यूज़ करते हैं। दो वायर के बीच में हम लोग सफिशिएंट गैपिंग रखते हैं भाई, 7 मीटर का या फिर 6 मीटर का, ताकि इनके बीच में एयर एज ए क्या करे, एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करे। लेकिन हम लोग को पता है कि ये मतलब यहाँ पे भी क्या बनेगा, कैपेसिटर बनेगा। और एक चीज़ देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप नेकेड वायर यूज़ कर रहे हैं भाई, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कंपेयर कर रहा हूँ अंडरग्राउंड केबल को एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से, ओके। तो अंडरग्राउंड केबल में देख रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, आपका जो वेट होगा कॉपर का ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, मतलब पूरे ओवरऑल केबल का वेट ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कॉपर ही यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टर भी यूज़ कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो आर्मरिंग है उसके ऊपर एक और कोटिंग डाल रहे हैं, तो वेट ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन में नेकेड वायर यूज़ करने का क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले आपका वेट कम हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉपर यूज़ कर रहा है, एयर एज आपका डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो गया तो सीधी सी बात है आपका यहाँ पे भाई जो पोल का सपोर्ट देंगे, यानी जो पोल का स्ट्रक्चर होगा, पोल का जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीके का, इसका ढांचा अगर आप
लाइट स्टील से भी बनाएंगे, यानी लाइट स्टील वाले मटेरियल से भी बनाएंगे, फिर भी क्या करेगा ये इस वायर को होल्ड कर लेगा। समझ में आया? और क्योंकि आपका ये जो कंडक्टर है लाइट वेट का है, मतलब अंडरग्राउंड केबल से कंपेयर कीजिए ना, समझ में आया? उसमें आपका डाइलेक्ट्रिक आ गया है, आर्मर आ गया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है ना कॉपर मटेरियल के अलावा, और भी चीज़ है, तो वेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस सेम वोल्टेज रेटिंग पे। तो यहाँ पे आपका वेट कम है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ढांचा बनेगा पोल का, इसको आप पतला पतला स्टील वाले रड से भी बनाइएगा तो फिर भी चल जाएगा काम। अब क्योंकि वेट आपका कम हो चुका है तो सीधी सी बात है, दो पोल के बीच में जो स्पैन होगा, यानी जो डिस्टेंस होगा, उसको भी आपको कम रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सैग होता है ना, सैग हमेशा वेट पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो कंडक्टर का वेट ही कम हो चुका है, तो दो पोल के बीच में आप ज़्यादा दूरी रख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, अगर आपका वेट कम हो गया तो ओवरऑल आपके इस पोल के स्ट्रक्चर में भी सेविंग होगा, और क्योंकि स्पैन लेंथ बढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्या, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए नंबर ऑफ पोल जो रिक्वायरमेंट होगा वो भी एक तरीके से कम जाएगा, क्योंकि दो पोल के बीच में आप डिस्टेंस एक तरीके से ज़्यादा डाल सकते हैं, ओके। और साथ ही साथ आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप आर्मरिंग ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपका अलग से पैसा एक तरीके से सेव हो जाएगा भाई, ओके। तो ये सब एडवांटेज होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का एज कम्पेयर टू अगर आप किसके मुकाबले करेंगे, अंडरग्राउंड केबल में। लेकिन यहाँ पे भी क्या आएगा, दो वायर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे भाई कैपेसिटर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भी कैपेसिटर बनेगा। और एक चीज़ देखिए, कैपेसिटर बनेगा, इसमें अगर एसी फ्लो कर रहे हैं तो ओवरऑल यहाँ पे जो करंट फ्लो रहा है di/dt, तो इसके चलते फ्लक्स, इसके चारों फ्लक्स जो बनेगा ab/d∅dt, तो ओवरऑल क्या होगा, लेंज लॉ आ जाएगा यहाँ पे, यानी इंडक्टर आ जाएगा, ठीक है। d∅dt EMF इंड्यूस होगा, EMF क्या करेगा, आपके जो मेन वोल्टेज को अपोज करेगा भाई, ठीक है। तो इंडक्टेंस आएगा, कैपेसिटेंस आएगा, और ये पूरा जो वायर यूज़ किया है इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या है, रो एल बाय एरिया, तो लेंथ के हिसाब से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपके ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, एक तरीके से नेचुरली एग्जिस्ट करता है, उसको आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं भाई। तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट था पावर सिस्टम का यहाँ पे डाला गया था आपके कैपेसिटर वाले चैप्टर में, ये खत्म हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे भाई।